गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जीएसटी जो पे किया जाता है वो एड वैलोरम बेसिस पे पे करते हैं। सो जीएसटी के अलग अलग रेट्स दिए हुए हैं, वो रेट्स हमें अप्लाई करना होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। ठीक है, अब वैल्यू क्या होगा वो ये चैप्टर हमको बताएगा। सो नॉर्मल प्रैक्टिस में जो हमारा इनवॉइस वैल्यू होता है, जिसको ट्रांजेक्शन वैल्यू भी बोलते हैं, वही हमारा वैल्यू मान लिया जाता है। ठीक है, सो मान लीजिए आपने कोई सप्लाई किया है गुड्स का और उसका वैल्यू 100 रुपीज है और इस प्रोडक्ट पे मान लेते हैं 18% का जीएसटी का रेट है, तो अकॉर्डिंगली आप 118 रुपीज जो है वो अपने कस्टमर से चार्ज करोगे। क्लियर है। सो रेट के फॉर्म में यहां पर जीएसटी लगाया जाता है। अब देखिए, अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू से वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, उस केस में जो है आपको वैल्यूएशन रूल्स देखने रहते हैं। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमको सिर्फ एक सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन नंबर 15, एंड उसके अलावा काफी सारे वैल्यूएशन रूल्स दिए हुए हैं। क्लियर है। चलो सर, पहले सेक्शन पे आ जाता है। सेक्शन नंबर 15 बात करता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, सो सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1 बात करता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। सो हमारा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा उसको ही हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जितना प्राइस आपने पे किया है वही हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, लेकिन दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला, बायर एंड सेलर जो है वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो दोनों रिलेटेड होंगे तो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसलिए दोनों व्यक्ति रिलेटेड नहीं होने चाहिए। एंड सेकंड, प्राइस इज दी सोल कंसिडरेशन, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने प्राइस ही पे किया है। अब मान लो कि मैंने एक मोबाइल खरीदा है जिसका प्राइस है 10,000 रुपीज। अब उसमें जो ऑफर्स वगैरह थे वो ऐसे थे कि भैया आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज कराओ और आपको जो है नया फोन मिल जाएगा। मैंने अपना ओल्ड फोन एक्सचेंज कराया, उसका 3,000 रुपीज मुझे एक्सचेंज वैल्यू मिला और बाकी का जो पैसा था 7,000 रुपीज वो मैंने कैश में पे कर दिया। अब इस केस में प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, मैं प्राइस तो पे कर रहा हूं 7,000 का, लेकिन उसके साथ में मैं अपना पुराना फोन एक्सचेंज भी करवा रहा हूं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई केस है उस केस में हमें वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना रहेगा। क्लियर हुआ। चलो सर, अब दोनों कंडीशन ध्यान रखना। पहला कि रिलेटेड नहीं होने चाहिए। अब रिलेटेड पर्सन क्या होता है हम सप्लाई चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दोनों ही व्यक्ति रिलेटेड नहीं होने चाहिए। प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही हमारा वैल्यू मान लिया जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आता है, सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2 बात करता है इंक्लूजन्स इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी। अब देखो, जब भी हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें तीन सेक्शंस देखने रहेंगे। पहला सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 1 बात करता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, वही ले लो। देन उसमें ऐड करना है सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 2, ये बात करता है इंक्लूजन्स के बारे में कि क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी रहेगी। थर्ड, आपको लेस करना रहेगा सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 3 के अंदर जो हमें एक्सक्लूजन्स दिए हुए हैं वो भी आपको यहां पर लेस करना रहेंगे। सो ये दोनों चीजें करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा वो ही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा और इस अमाउंट पे आपको रेट लगाना रहेगा। क्लियर है। चलो सर, तो सेकंड सेक्शन पे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 15 सेक्शन 2 बात करता है इंक्लूजन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। 5 क्लोजेस यहां पर दिए हुए हैं। क्लोज नंबर ये बात करता है एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेज और फीस चार्ज अदर देन सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन इफ चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर। तो कोई भी टैक्सेस अगर आपसे चार्ज किए गए हैं, जैसे आपका कोई एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया या कोई भी म्युनिसिपल टैक्स वगैरह हो गया, तो अगर आपको सप्लायर ने सेपरेटली चार्ज किया है तो वो भी आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो भी जीएसटी के टैक्सेस हैं वो कभी भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अब इससे रिलेटेड एक सर्कुलर दिया हुआ है। सर्कुलर बोलता है कि जो भी टीसीएस पे करते हो अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये कभी भी आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि टीसीएस क्या होता है, एक तरह का इंटरिम लेवी है, नॉट हैविंग द कैरेक्टर ऑफ टैक्स। सो ये आपको इंक्लूड नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी टैक्सेस है तो उसको आपको इंक्लूड करना रहेगा। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट दिया हुआ है क्लोज नंबर बी, बात करता है एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो सप्लायर को करना था लेकिन वो रेसिपिएंट ने इनकर किया है एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, तो अगर वो अमाउंट जो है हमारे प्राइस में इंक्लूड नहीं किया है तो वो भी आपको इंक्लूड करना रहेगा। तो अब समझो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक सप्लायर है, उसने कोई गुड्स सप्लाई किया है रेसिपिएंट को। ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो ये था कि सप्लायर जो है वहां पर रेसिपिएंट के प्रीमाइसेस पे जाकर के डिलीवर करेगा गुड्स को। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन होता क्या है कि यहां पर जब पूरी सप्लायर जो भी गुड्स वगैरह होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर करते हैं। ये ट्रांसपोर्टर जो है यहाँ पर रेसिपिएंट के पास लेकर के आता है और रेसिपिएंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बियर कर लेता है। ठीक है, सो लाइबिलिटी किसका था? लाइबिलिटी था सप्लायर का, लेकिन वो एक्सपेंस जो है वो बियर किया है रेसिपिएंट ने।
तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए सप्लायर ने जो गुड्स भेजे थे उसका प्राइस था 10,000 रुपीज। अब ये 10,000 के अंदर सारी चीजें इंक्लूड होगी कि भैया ट्रांसपोर्टेशन भी हमें करना है, तो वो कॉस्ट भी सब इंक्लूड किया होगा। लेकिन रेसिपेंट ने यहाँ पर फ्रेट का पेमेंट कर दिया 2,000 रुपीज का। इस केस में क्या होगा, रेसिपेंट की जिम्मेदारी नहीं था लेकिन उसने फिर भी पे किया है, तो अब जब भी वो सप्लायर को पैसा पे करेगा ना, तो वो 8,000 ही पे करेगा, मतलब वो 2,000 रुपीज एडजस्ट कर लेगा, है ना। तो इसलिए बोला है कि देखो अगर यहाँ पर जो है एक्चुअली जो प्राइस पे किया उसमें इंक्लूड नहीं किया है, मतलब अगर प्राइस जो है वो 8,000 है, तो उस केस में आपको ये जो एक्सपेंस था, जो सप्लायर की लाइबिलिटी थी, वो भी आपको इंक्लूड करना रहेगा, और तभी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन यहाँ पर कर पाओगे। क्लियर हुआ आपको? चलो, तो इसके अंदर दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज कि अगर कोई पैसा जो है वो डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को भी पे कर दिया, जैसे हमारे केस में हमने ट्रांसपोर्टर को सीधा पे कर दिया, तो भी वो आपको इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। सो द सप्लायर डज नॉट इंक्लूड दिस अमाउंट इन हिज बिल, इट विल स्टिल फॉर्म पार्ट ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई। एंड सेकंड चीज, जो भी पैसा आप पे कर रहे हो उसका कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी होना चाहिए सप्लायर का, ठीक है। पता चला कि लाइबिलिटी रेसिपिएंट का ही था और उसने एक्सपेंस किया है, तो वो कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। अगर सप्लायर का लाइबिलिटी था और आपने वो एक्सपेंस इनकर किया है, उस केस में उस अमाउंट को हमें इंक्लूड कर लेना है। क्लियर हुआ आपको? चलिए सर, नेक्स्ट यहाँ पर एक सर्कुलर दिया हुआ है, ये बात करता है वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई मेड बाय अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर यूजिंग मोल्ड्स और डाइज ओन्ड बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेंड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हिम। ठीक है, अब ओईएम एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का कॉन्सेप्ट हम सप्लाई चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। सिंपली क्या होता है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कुछ कंपोनेंट्स वगैरह बना करके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को बेचता है। अब मान लेते हैं कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने जो मोल्ड्स और डाइस भेजे हैं, ठीक है। सो पहला केस, अगर ओईएम वाज लायबल टू प्रोवाइड सच मोल्ड्स और डाइस टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, अगर उसी का लायबिलिटी था कि भैया मैं मोल्ड्स और डाइस दूंगा एंड उस अकॉर्डिंगली आपको कंपोनेंट बनाना है और फिर हमें भेजना है, सो अगर लायबिलिटी था उस केस में तो ये वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स और डाइस वाज नॉट टू बी इनकर्ड बाय द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, तो ये वैल्यू आपको इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन सेकंड केस, अगर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का लायबिलिटी था कि वो अपने खुद के मोल्ड्स और डाइस इस्तेमाल करेगा, लेकिन फिर भी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने वो मोल्ड्स और डाइस को सेंड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे, तो इस केस में आपको वैल्यू ऐड करना रहेगा। और कौन सा वैल्यू ऐड करोगे, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ सच मोल्ड्स और डाइस शैल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये आपको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट यहां पर ऐड करना रहेगा। क्लियर हुआ? चलो सर, नेक्स्ट आता है क्लोज नंबर सी पे, ये बात करता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन और पैकिंग चार्ज्ड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट ऑफ अ सप्लाई एंड एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एट द टाइम ऑफ और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो समझो, कोई भी पैसा अगर सप्लायर ने आपसे चार्ज किया है, अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मैंने खरीदा है जिसका वैल्यू है 1,000 रुपीज, लेकिन मैंने उस सप्लायर को बोला कि यार आप जो भी पैकिंग वगैरह करते हो ना, तो मुझे कुछ स्पेशल पैकिंग करके दो, मुझे इस जो भी प्रोडक्ट है उसको मुझे किसी गिफ्ट करना है, तो आप मुझे अच्छा सा गिफ्ट गिफ्ट पेपर जो होता है उसमें रैप करके दीजिए, अच्छा स्पेशल पैकिंग करके दीजिए। अब इस केस में क्या हो रहा है, मैंने अपना कुछ स्पेशल उससे रिक्वायरमेंट मांगा और उसके बदले में उसने मुझसे कुछ एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज किया। नॉर्मली वो क्या करता है, नॉर्मली वो 1,000 रुपए में ही वो प्रोडक्ट को सेल करता है, लेकिन मैंने उसको स्पेशल पैकिंग का बोला, इसलिए उसने मुझसे यहाँ पर 200 रुपए और एक्स्ट्रा चार्ज किए, तो यहाँ पर 1,200 रुपीज मुझसे चार्ज किए गए। अब इस केस में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा आपसे चार्ज किया गया वो भी आपको वैल्यू का पार्ट बनेगा और आपको इंक्लूड करना रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे आपका कमीशन हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गया। मैंने अगर उस सप्लायर को बोला कि आप उस प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करा करके दीजिए, अब मेरी कंडीशन थी इसलिए वो सप्लायर ने इंस्पेक्शन कराया है, और जो भी पैसा लगा है इंस्पेक्शन का वो यहाँ पर वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्शन चार्जेस हो गया, सर्टिफिकेशन चार्जेस हो गया, या फिर वेटमेंट चार्जेस हो गया, लोडिंग चार्जेस, डिजाइन चार्जेस, ऐसा कोई भी चार्जेस अगर आपसे लिया गया है तो वो आपको यहाँ पर इंक्लूड कर लेना है। क्लियर हुआ आपको? चलिए सर, अब इससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, क्लेरिफिकेशन ऑन आउटवर्ड फ्रेट ट्रांजिट इंश्योरेंस, ठीक है। तो आप समझना, दो सिनेरियोज यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला, जहां पर सप्लायर एग्री करता है टू डिलीवर द गुड्स और गुड्स एंड अरेंजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो सप्लायर ही खुद यहाँ पर उसका लाइबिलिटी है कि वो गुड्स को डिलीवर भी करेगा और इंश्योरेंस भी करवा करके देगा। इस केस में क्या है, ये एक तरह का कंपोजिट सप्लाई है। मेन आपका जो वैल्यू है, जो गुड्स सप्लाई कर रहे हो वो प्रिंसिपल सप्लाई हो गया, और उसके साथ में आप ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस का भी सर्विसेज दे रहे हो, तो ये कंपोजिट सप्लाई है। एंड अकॉर्डिंगली जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा वही आपको यहाँ पर लगाना रहेगा। लेकिन सेकंड केस, जहां पर सप्लाई जो है वो एक्स फैक्ट्री बेसिस पे है और जो ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस का खर्चा है वो बायर पे करेगा,
इस केस में यहाँ पर जो भी फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड किए गए हैं, ये कभी भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सप्लायर की लाइबिलिटी ही नहीं थी। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्लोज नंबर डी पे। ये बात करता है इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। तो अगर आपको कोई पेमेंट जो है वो डिले रिसीव हुआ है, जनरली जो बिजनेस करते हैं वो क्रेडिट टर्म्स पे चलते हैं, 30 डेज 40 डेज का क्रेडिट टर्म्स रहता है। तो अगर वो टाइम पीरियड तक आपने पेमेंट नहीं किया, उसके बाद में जो है आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है। तो अगर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया है तो वो भी आपकी वैल्यू का पार्ट बनेगा। क्लियर है? लेकिन इस केस में ध्यान रखना, टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 6 बात करता है कि अगर आपको कोई भी डिलेड पेमेंट कंसिडरेशन मिला है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब वो एक्चुअल में रिसीव होता है आपको। ठीक है, तो जब वो अमाउंट एक्चुअल में रिसीव होगा सप्लायर को, वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा एंड अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू में इंक्लूड कर लेना है। नेक्स्ट चीज, सेम रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल रहेगा ऑन द मेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज आर एप्लीकेबल ऑन सच चार्जेस एज वेल। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट पे भी वही रेट लगेगा जो हमारा मेन गुड्स पे रेट यहां पर लगाया गया। अब इस पॉइंट से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, कई दफा क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखनी, पहला टाइम ऑफ सप्लाई जिस मंथ में रिसीव हुआ है उस मंथ में ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा, एंड दूसरी चीज जो भी अमाउंट आपको रिसीव होता है वो आपको डीम्ड मानना है कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहने वाला है, क्योंकि जीएसटी का कोई अलग से पैसा पे नहीं करता है। तो ऑलवेज आपको अज्यूम करना है कि जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट हमें मिला है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का। क्लियर है? अनलेस अदरवाइज आपको क्वेश्चन में दिया गया हो। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्लोज नंबर ई पे। ये बात करता है सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा कोई भी सब्सिडी जो डायरेक्टली आपकी प्राइस से लिंक है। ठीक है, अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई नोटबुक आता है क्लासमेट का जिसका प्राइस है 50 रुपीज। अब मैंने ये सप्लायर को बोला कि आप जो भी गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, आप उनको ये नोटबुक 30 रुपीज में दीजिए, और जो आपका जो डिफरेंस अमाउंट है 20 रुपीज का, ये 20 रुपीज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो 20 रुपीज का मैं सब्सिडी दे रहा हूं। अब ये जो सब्सिडी दिया गया है ये डायरेक्टली लिंक है प्राइस से, है ना। ये ऐसा कोई ब्लैंकेट सब्सिडी नहीं है कि भैया आप जितना भी सेल करते हो मैं आपको 1 लाख रुपीज का डोनेशन दे दूंगा या सब्सिडी दे दूंगा। ये वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी सब्सिडी दे रहे हो वो प्राइस से लिंक होना चाहिए। प्राइस था 50 का, मैंने सब्सिडी दिया 20 का, और 30 रुपीज जो है वो स्टूडेंट से यहाँ पर चार्ज किया गया। तो ये जो सब्सिडी है वो भी आपको इंक्लूड करना रहेगा। क्लियर है? लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो कभी भी आपको इंक्लूड नहीं करना है। सर लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक बहुत सिंपल है कि देखो यार, गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे सब्सिडी दे रही है, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि उस प्रोडक्ट का प्रमोशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा दें। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट एक तरफ तो आप सब्सिडी दे रहे हो और दूसरी तरफ आप पूरा जीएसटी ले रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए बोला कि यार अगर कोई गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, अब मान लीजिए 20 रुपीज मैंने नहीं और गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दिया होता, तो फिर आपको वैल्यू जो है वो 30 रुपीज ही लेना है, एंड अकॉर्डिंगली इसी अमाउंट पे जीएसटी चार्ज करना रहेगा। ठीक है, दोनों चीजें नहीं हो सकती कि एक तरफ से तो आप सब्सिडी दे रहे हो और दूसरी तरफ आप पूरा 50 रुपए पे जीएसटी ले रहे हो, वो गलत हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट का सब्सिडी कभी भी आपको इंक्लूड करना नहीं रहेगा। क्लियर है? और इसमें ध्यान क्या रखना है कि कोई ब्लैंकेट सब्सिडी दिया गया या डोनेशन रिसीव किया गया तो ये आपके वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर हुआ क्या आपको? तो यहां पर हमारा सेक्शन नंबर 15 सब्सेक्शन 2 भी क्लियर होता है। इसके अंदर हमने 5 क्लोजेस देखे हैं। पहला क्लोज नंबर ए बात करता है एनी टैक्सेस हो गया, इंटरेस्ट फीस वगैरह आपसे जो चार्ज किया गया है, पेनल्टी वगैरह हो गया, अदर देन जीएसटी के टैक्सेस, अगर सेपरेटली सप्लायर ने चार्ज किया। नेक्स्ट क्लोज नंबर बी बात करता है ऐसा कोई भी खर्चा जो बॉन्ड बाय दी कस्टमर हो, रेसिपिएंट ने बॉन्ड किया है बट लाइबिलिटी था सप्लायर का, तो वो आपको इंक्लूड करना है। थर्ड क्लोज नंबर सी बात करता है कमीशन चार्जेस या पैकिंग चार्जेस वगैरह आपसे कोई लिए गए या कोई भी अमाउंट सप्लायर ने आपसे चार्ज किया है फॉर एनीथिंग डन टू द रेसिपिएंट, तो वो भी आपको इंक्लूड करना है। देन क्लोज नंबर डी बात करता है डिलेड पेमेंट कंसिडरेशन मिला है, तो जिस वक्त वो मिलेगा, जिस टाइम पे मिलेगा, वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा और वो भी आपको वैल्यू में इंक्लूड करना रहेगा। नेक्स्ट हमने देखा क्लोज नंबर ई, ये बात करता है कोई भी सब्सिडी रिसीव हुआ है जो डायरेक्टली लिंक है प्राइस से, एक्सक्लूडिंग द सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो ये भी आपको इंक्लूड करना रहेगा। ये हमारा सेक्शन नंबर 15 सब्सेक्शन 2 यहां पर कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ? चलो सर नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 15 सब्सेक्शन 3, बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो एक्सक्लूजन के केस में सिर्फ एक चीज यहां पर दिया हुआ है डिस्काउंट का। तो अगर आपको कोई भी डिस्काउंट मिला है तो देखो दो चीजें यहां पर हो सकती है। पहला बोला है अगर डिस्काउंट प्रोवाइड किया बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या तो जब सप्लाई कर रहे हो वो टाइम पे या उससे पहले ही अगर आपको डिस्काउंट दे दिया गया, और इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, तो वो आपका वैल्यू में से लेस हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पर एक इनवॉइस बनाया गया कि भैया 1000 रुपए का वैल्यू है, इसमें से हमने डिस्काउंट लेस किया है 200 रुपीज का,
और आपका वैल्यू हो गया 800 रुपीज। सो अगर इस तरह से बिल में बना करके दिया है जिसमें डिस्काउंट का अमाउंट रिकॉर्ड किया है, तो उस केस में आपको डिस्काउंट जो है एक्सक्लूड हो जाएगा और आपके लिए वैल्यू क्या होगा 800 रुपीज, और इस अमाउंट पे ही आपको जीएसटी का रेट लगाना रहेगा। क्लियर है। लेकिन सेकंड केस, अगर आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया है आफ्टर द सप्लाई, मतलब सप्लाई हो चुका है उसके बाद में अगर डिस्काउंट दे रहे हो, तो देखो if such discount is established in the terms of contract, sorry, terms of the agreement enter into at or before the time of such supply and specifically linked to the relevant invoices। अगर एग्रीमेंट ऑलरेडी था कि भैया अगर आप इतने सारे प्रोडक्ट्स खरीदोगे, ठीक है, अगर जनरली क्या होता है, जो होलसेलर्स होते हैं वो रिटेलर को इस तरह के डिस्काउंट देते हैं कि अगर आप 1000 प्रोडक्ट्स खरीद लेते हो तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, मैंने जब पहले खरीदा, ठीक है, अलग अलग प्राइस की रेंज होती है कि भैया आपका ये प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपीज, अब 100 रुपीज का प्राइस रहेगा। लेकिन अगर आपने 1000 प्रोडक्ट्स खरीद लिए तो जैसे ही 1000 खरीदे उसके बाद जो है आपका प्राइस हो जाएगा 80 रुपीज। ये है। तो अब ये एग्रीमेंट ऑलरेडी था, जब सप्लाई हो रहा था उससे पहले ही एग्रीमेंट था कि भैया इतना खरीदोगे तो उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो ये अगर एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है और इसको स्पेसिफिकली लिंक कर सकते हैं हम रेलेवेंट इनवॉइस से। एंड दूसरा कंडीशन क्या बोला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय द सप्लायर हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रेसिपिएंट। जितना आईटीसी था वो रेसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेटली रिवर्स किया है। अब सर ये आईटीसी का क्या फंडा है, हमको नहीं समझा। समझा, मैंने कोई प्रोडक्ट सेल किया है 1000 रुपीज का, ठीक है, अब 1000 रुपीज पे 18% का जीएसटी था, मैंने 180 रुपीज यहाँ पर पे किया होगा, ये 180 रुपीज का मैं आईटीसी ले लूंगा। ठीक है, आईटीसी ले लिया। अब आगे चल करके क्योंकि जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो आफ्टर द सप्लाई दिया जा रहा है, तो आगे चल करके मैंने अच्छा खासा क्वांटिटी में खरीदा, बल्क परचेज किया, तो उस वजह से क्या हुआ, मेरे को डिस्काउंट दिया गया। अब मेरा प्राइस हो गया 800 रुपीज। अब अगर प्राइस 800 हो गया तो जीएसटी का अमाउंट भी तो कम होगा ना, तो जीएसटी का अमाउंट 180 नहीं रहेगा, लेकिन आपने क्रेडिट तो पूरा ले लिया है, तो इसलिए बोला कि जितना प्रोपोर्शनेट आईटीसी होगा वो आपको रिवर्स करना रहेगा। सो यहां पर जो है 36 रुपीज का जो आईटीसी है वो आपको यहां पर रिवर्स करना पड़ेगा। सो दो कंडीशन कौन कौन सी है, पहला एग्रीमेंट होना चाहिए एंड दूसरा आपने जो भी रेसिपेंट है उसने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर देना होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है उस केस में डिस्काउंट जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए सर, अब नेक्स्ट यहां पर जो है दिया हुआ है कि यहां पर जो रिवर्स करने की बात हो रही है, ठीक है, कि आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, वो चेक कैसे करेंगे, तो अभी एज ऑफ नाउ ऐसा कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है टू वेरीफाई दैट द रेसिपिएंट हैज रिवर्स द प्रोपोर्शनेट आईटीसी। ठीक है, तो उसने रिवर्स किया कि नहीं किया वो हमको पता लगेगा, ऐसा अभी कोई फैसिलिटी नहीं है। इसलिए यहां पर बोला है कि सप्लाई को जो है यहां पर एक अंडरटेकिंग या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उस रेसिपिएंट से, और वो सर्टिफिकेट समझो दो सिनेरियोस हो सकते हैं। अगर आपका जो अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व है इन सच डिस्काउंट इज अप टू 5 लाख रुपीज, टैक्स का अमाउंट उस डिस्काउंट में अगर अप टू 5 लाख रुपीज है, तो उस केस में जो भी रेसिपिएंट है उससे आपको एक अंडरटेकिंग या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हमने यहां पर, सेल्फ सर्टिफिकेट आप जिसको कह सकते हो, कि हमने यहां पर आईटीसी जो है रिवर्स कर दिया है। लेकिन अगर आपका टैक्स, जो अमाउंट ऑफ टैक्स है इन्वॉल्व इन सच डिस्काउंट एक्सीड करता है 5 लाख रुपीज को, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, और ये लोग सर्टिफाई करेंगे कि भैया इस रेसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी यहां पर रिवर्स कर दिया है। क्लियर है। चलो सर, तो डिस्काउंट से रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक चार्ट भी दिया हुआ है, सिर्फ ये अगर चार्ट भी देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ध्यान रखना है कि अगर डिस्काउंट दिया गया है बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कंडीशन क्या है कि सप्लायर ने शो किया होना चाहिए अपने इनवॉइस के अंदर। सेकंड सिनेरियो, अगर आपको डिस्काउंट दिया गया आफ्टर द सप्लाई, तो उस केस में देखो क्या एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, और साथ में उस अमाउंट को जो लिंक कर सकते हैं क्या इनवॉइस से। तो अगर एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता था एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एंड डिडक्शन आपको मिल जाएगा अगर सप्लायर ने प्रोपोर्शनेटली, सॉरी, डिडक्शन इज अवेलेबल टू सप्लायर इफ प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स बाय द रेसिपिएंट। क्लियर है। और थर्ड केस, अगर जो भी डिस्काउंट दिया गया है आफ्टर द सप्लाई है और उसका कोई भी एग्रीमेंट नहीं था एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई कर रहे थे ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, बाद में चल करके आपने अपनी मर्जी से कोई डिस्काउंट दे दिया, तो वो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। क्लियर है। इवन दो आपने कस्टमर से कम चार्ज किया तो भी आपको पूरा अमाउंट पे जीएसटी का पेमेंट करना रहेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट यहां पर एक सर्कुलर दिया हुआ है, ये बात करता है नो क्लेम बोनस परमिसिबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लोज ए के अंदर। तो नो क्लेम बोनस क्या होता है, मैंने आपको बताया था सप्लाई चैप्टर में भी कि जब भी हम कोई भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कोई क्लेम नहीं करते, हमने इंश्योरेंस ले रखा है बट ऐसा कोई इवेंट आया ही नहीं कि हमें क्लेम करना पड़े, तो कंपनीज क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो खुश होकर के नो क्लेम बोनस देती है। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि भैया आपको क्लेम नहीं करना है और हम पैसा पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जस्ट ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ इसलिए आपने क्लेम नहीं किया।
तो ये जो भी बोनस दिया जाता है ये भी आपका वैल्यू से एक्सक्लूड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सर, नेक्स्ट यहां पर क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है ऑन अवेलेबिलिटी अलाउएबिलिटी ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्काउंट्स ऑफर्ड बाय द सप्लायर। सो अलग अलग तरह के डिस्काउंट्स दिए हुए हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला दिया हुआ है स्टैगर्ड डिस्काउंट। जो आपने मॉल्स वगैरह में जाते हो तो कई दफा देखा होगा, बाय मोर सेव मोर ऑफर्स। तो जितना ज्यादा खरीदी करोगे उतना डिस्काउंट बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर आप 5,000 की खरीदी करते हो तो 5% डिस्काउंट है, 10,000 की खरीदी करोगे तो 10% का डिस्काउंट है, 15,000 का खरीदी करोगे तो 15% का डिस्काउंट है। तो इस तरह से जितना ज्यादा खरीदोगे उतना डिस्काउंट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। इस केस में क्या है, रेट ऑफ डिस्काउंट जो है इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन परचेज वॉल्यूम। ये डिस्काउंट आपके इनवॉइस में शो होता है एंड इसीलिए ये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड चीज, अगर कोई पीरियोडिक या ईयर एंड डिस्काउंट है या वॉल्यूम डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट जनरली जो होलसेलर्स होते हैं या रिटेलर्स होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो वॉल्यूम में खरीदते हैं कोई चीज, कोई सामान जो है वो बल्क में परचेस कर रहे हैं, तो उनको क्वांटिटी के बेस पे जो है डिस्काउंट दिया जाता है। ये डिस्काउंट भी आपका जो है यहाँ पर एक्सक्लूजन मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा रेसिपिएंट को। अगर वो रिवर्स कर देता है तो उस केस में आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड हो जाएगा। एंड लास्ट केस दिया हुआ है सेकेंडरी डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या होता है, दीज डिस्काउंट्स आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड आर ऑफर्ड आफ्टर द सप्लाई इज ऑलरेडी ओवर। मतलब देखो, मैंने सप्लाई कर दिया, सप्लाई का वैल्यू था 5,000 रुपीज का, लेकिन वो सप्लायर मुझे पेमेंट कर ही नहीं रहा था, तो बाद में मैंने चल करके उसको डिस्काउंट दे दिया कि यार चल तो 5,000 छोड़, 3,000 रुपए ही दे दे। ठीक है? तो ऐसा कोई सेकेंडरी डिस्काउंट अगर आपने दिया है तो इस केस में डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगा। क्लियर हुआ आपको? समझा? चलिए सर, यहां पर हमारा सेक्शन नंबर 15 कंप्लीट होता है। सेक्शन नंबर 15 में हमने क्या पढ़ा? सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 बात करता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। जो प्राइस हमने एक्चुअली पे किया है वही हमारा वैल्यू मान लेंगे अगर दो कंडीशंस फुलफिल होती थी। पहला, बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज दी सोल कंसिडरेशन। अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लो। देन सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 के अंदर इंक्लूजन दिए हुए थे एंड सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3 के अंदर डिस्काउंट का एक्सक्लूजन आपको यहां पर करना रहेगा। क्लियर है? चलिए सर, नेक्स्ट यहां पर काफी सारे वैल्यूएशन रूल्स दिए हुए हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला दिया हुआ है रूल नंबर 27। ये बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हेन कंसीडरेशन इज नॉट होनली इन मनी। मतलब देखो, जैसा मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि मैंने कोई मोबाइल खरीदा है 10,000 रुपीज का, 3,000 रुपीज मैंने एक्सचेंज वैल्यू मिला है और 7,000 रुपीज जो है वो मैंने कैश में पे किया। तो जो कंसिडरेशन है वो होनली इन मनी में नहीं है। ठीक है? कंसिडरेशन भी पे कर रहा हूं 7,000 का, साथ में जो है मैं 3,000 रुपीज का ओल्ड फोन एक्सचेंज भी करवा रहा हूं। अब इस केस में वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो देखो, जो मेथड यहां पर दिया हुआ है ना वो आपको सिक्वेंशियली यहां पर अलाउ करना रहेगा। ठीक है? तो पहले देखेंगे हम ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। जो भी उस प्रोडक्ट का ओपन मार्केट वैल्यू होगा वही हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब ओपन मार्केट वैल्यू क्या होता है? सो देखो, ओपन मार्केट वैल्यू मींस द फुल वैल्यू ऑफ मनी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस अंडर जीएसटी लॉ payable by a person to obtain such supply at the time when such supply being valued is made। इसके इसमें भी दो कंडीशन ध्यान रखना, प्रोवाइडेड such supply is between unrelated customer होना चाहिए एंड प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। सो एक जनरल मार्केट में किस रेट पे वो प्रोडक्ट बिकता है वही वैल्यू आपको यहां पर ले लेना है। क्लियर है? तो ओपन मार्केट वैल्यू ही उसका वैल्यू हो जाएगा। सेकंड चीज, अगर ओपन मार्केट वैल्यू से आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो वैल्यू ऑफ सप्लाई, देन आपको देखना है द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी। कितना पैसा मनी में पे किया है वो ले लो, एंड साथ में क्या बोला है, एनी सच फर्दर अमाउंट इन मनी एज इज इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी इफ सच अमाउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जो भी आपने कंसिडरेशन पे किया है जो कि नॉट इन मनी है, मनी टर्म्स में नहीं है, जैसे हमारे एग्जांपल में क्या था कि ये जो 7,000 पे किया ये तो मैंने कैश पे किया, तो ये अमाउंट ले लो। साथ में जो भी आपने ऐसा कंसिडरेशन पे किया जो मनी टर्म्स में नहीं है उसको भी आपको वैल्यू यहां पर इंक्लूड कर लो। ठीक है? तो ये कितना है, 3,000 आपको एक्सचेंज वैल्यू मिला था। तो ये दोनों को आप अगर ऐड करोगे ना तो आपका वैल्यू यहां पर आ जाएगा कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज है। तो जितना कंसिडरेशन इन मनी में है वो ले लो एंड कंसिडरेशन नॉट इन मनी ये भी इंक्लूड कर लो। दोनों को इंक्लूड करोगे आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए सर, पहला हम देखेंगे ओपन मार्केट वैल्यू, सेकंड देखेंगे कितना कंसिडरेशन मनी में पे किया है और कितना कंसिडरेशन मनी में नहीं है, दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। थर्ड बोला है अगर उससे भी डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है उस केस में आपको वैल्यू लेना है ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, जो भी उस प्रोडक्ट का लाइक काइंड एंड क्वालिटी है। अब इसका भी डेफिनेशन यहां पर दिया हुआ है। सो सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी मींस एनी अदर सप्लाई made under similar circumstances which is same or closely or substantially resembles in respect of characteristics, quality,
क्वांटिटी, फंक्शनलिटी, रेपुटेशन टू द सप्लाई बीइंग वैल्यूड। सो जो भी उससे सिमिलर प्रोडक्ट होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पर कोलगेट को सेल कर रहा हूं, तो कोलगेट का लाइक काइंड एंड क्वालिटी क्या हो सकता है, क्लोजअप, ठीक है, दोनों का कैरेक्टर सेम है, क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है, तो वो उसका वैल्यू आप यहाँ पर ले सकते हो। एंड लास्ट बोला है कि अगर इससे भी आपका वैल्यू डिटरमाइन नहीं होता है, उस केस में आपको वैल्यू डिटरमाइन करना है एज पर रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 क्या बात करता है, कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप। यहां पर एक जनरल प्रेजम्पशन लिया है कि जो भी व्यक्ति गुड्स को सेल कर रहा है, तो जितना उसका कॉस्ट लगा होगा उसमें एटलीस्ट 10% तो वो अपना इनकम रखेगा, उतना तो प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो जितना कॉस्ट है उसमें 10% ऐड कर लो और वही आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। एंड अगर उससे भी डिटरमाइन नहीं होता है, उस केस में आपको रूल नंबर 31 लगाना रहेगा। रूल नंबर 31 बात करता है अदर रीजनेबल मीन्स, सो उससे के हिसाब से जो है आपको वैल्यू डिटरमाइन करना रहेगा। क्लियर हुआ आपको? तो ये सारी चीजें जो है हमें सिक्वेंशियली देखनी है। पहले ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे, अगर उससे डिटरमाइन नहीं हुआ तो वैल्यू कंसिडरेशन इन मनी प्लस कंसिडरेशन नॉट इन मनी, अगर उससे भी डिटरमाइन नहीं हुआ तो फिर वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और उससे भी नहीं हो रहा तो रूल नंबर 30 एंड उसके बाद जो है रूल नंबर 31 आपको यहाँ पर लगाना रहेगा। क्लियर है? चलिए सर, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 28। ये बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू एन एजेंट। सो एजेंट यहां पर कवर नहीं होंगे, ठीक है। सो एजेंट के लिए जो है हमें अलग से रूल नंबर 29 दिया हुआ है, सो वहां पर हमें वैल्यू निकालना रहेगा। तो इस केस में सिर्फ आपको डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन यहां पर देखना रहेगा। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, जो सेम पेन पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। एंड रिलेटेड पर्सन क्या होता है, इसका डेफिनेशन हम सप्लाई चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब समझना, इवन दो मैं कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूं रिलेटेड पर्सन के से, और मैंने कोई कंसिडरेशन चार्ज किया है, मैंने उससे पैसा लिया है, चाहे कंसिडरेशन हो चाहे कंसिडरेशन ना हो, अगर बिना कंसिडरेशन के भी है तो भी वो हमारा शेड्यूल 1 के अंदर पैरा 2 आपको दिया हुआ था सप्लाई चैप्टर में, वहां पर कवर हो जाता है। विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लिया जाता है। सो चाहे विद कंसिडरेशन हो चाहे विदाउट कंसिडरेशन हो, दोनों ही केस में आपको वैल्यू जो है वो रूल नंबर 28 के हिसाब से ही डिटरमाइन करना रहेगा। अब सेम सिमिलर टर्म्स पे यहां पर दिया हुआ है, जो हमने रूल नंबर 27 देखा वैसा ही है। सबसे पहले आपको देखना है ओपन मार्केट वैल्यू क्या है, वो ले लो। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो फिर रूल नंबर 27 में हम क्या देखते थे, जितना कंसिडरेशन मनी में पे किया है प्लस कंसिडरेशन नॉट इन मनी, वो आपको ले लेना है। अब यहाँ पर रूल नंबर 28 में तो ऐसा कोई सिनेरियो है नहीं, तो वो कंडीशन यहाँ पर हटा दी गई है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, सो वो ही आपको ले लेना है। और अगर उससे भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो रूल नंबर 30 लगाना है आपको, कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप। और अगर उससे भी डिटरमाइन नहीं हो रहा है देन आपको रूल नंबर 31 यहाँ पर लगाना रहेगा, ठीक है, जो बात करता है अदर रीजनेबल मीन्स के बारे में। क्लियर है? तो तीन चीजें ही आपको ध्यान रखनी है, ओपन मार्केट वैल्यू, फिर लाइक काइंड एंड क्वालिटी, फिर रूल नंबर 30, फिर रूल नंबर 31। क्लियर है? चलिए सर, अब इस रूल नंबर 28 से रिलेटेड दो प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है। सो पहला प्रोविजन बात करता है वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच। अब देखो ये एज सच यहाँ पर अलग कलर से क्यों लिखा है, कि अगर मैं वो गुड्स जो खरीदे हैं मैंने उसको एज सच आगे सप्लाई कर रहा हूं, मतलब मैं उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर रहा हूं, कुछ भी अलग चेंज नहीं कर रहा हूं, जैसा प्रोडक्ट मुझे मिला जो का त्यों मैं आगे सप्लाई कर रहा हूं। तो उस केस में क्या बोला है, द वैल्यू शेल एट द ऑप्शन, मतलब यहां पर एक ऑप्शन दिया है सप्लायर के पास, बी एन अमाउंट इक्वल टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रेसिपिएंट टू हिज कस्टमर नॉट बीइंग रिलेटेड पर्सन। अब समझना क्या बोलता है ये प्रोविजन, ठीक है। एक सप्लायर है, इस सप्लायर ने गुड्स दिया रेसिपिएंट को, और ये रेसिपिएंट आगे किसी कस्टमर को सेल करता है, ठीक है। तो अगर एज सच सेल कर रहा है, मतलब कोई भी चेंज ना करके, ठीक है, जैसा मिला है जिस कंडीशन में उसी को आगे सेल कर रहा है, मतलब कोई ट्रेडर आदमी है। अब इस केस में ध्यान रखना है कि जितना प्राइस इस कस्टमर से चार्ज किया है उसका 90% ही आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। सो लॉजिक क्या है, सेम प्रिजम्पशन है कि भैया जो भी व्यक्ति अपना प्रोडक्ट सेल करता है तो वो एटलीस्ट 10% का मार्जिन तो रखेगा। तो ये जो रेसिपिएंट जब आगे कस्टमर को सेल कर रहा है ना, तो जो प्राइस में सेल करेगा उसका 90% एटलीस्ट इसका प्राइस रहा होगा। सो 90% ही आपको प्राइस ले लेना है। कंडीशन क्या ध्यान रखनी है कि ये कस्टमर जो है ये अनरिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर रिलेटेड बंदा हुआ तो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसीलिए अनरिलेटेड कस्टमर अगर है तो 90% जो प्राइस चार्ज किया है वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है, चाहे ये वैल्यू ले लो या फिर जो हमने पहले प्रोविजंस देखे हैं उसके हिसाब से भी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड प्रोविजन दिया हुआ है दैट वेयर द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमारा रेसिपिएंट है वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है, उस केस में जो वैल्यू डिक्लेयर किया गया इनवॉइस के अंदर यही हम डीम्ड मान लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है, यही डीम्ड मान लेंगे। अब सर ये प्रोविजन लाने के पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत सिंपल है कि देखो यार,
अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं 1000 रुपीज में, इस पे जीएसटी लगता है 180 रुपीज, ठीक है। सो 1180 ये मेरा प्राइस अगर सप्लायर कोई चार्ज करता है। अब ये रेसिपेंट जो है, अगर ये रेसिपेंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो ये 180 रुपीज का आईटीसी ले लेगा। ये तो जो पैसा पे किया उसका आईटीसी ले लिया। और अगर आपने कोई भी अमाउंट का आईटीसी क्लेम कर लिया, उस केस में वो पैसा गवर्नमेंट को मिला ही नहीं, है ना। गवर्नमेंट ने आपको आईटीसी क्यों दिया? कि आप जब आगे सेल करोगे तब हम आपको यहाँ पर जो है टैक्स का पेमेंट ले लेंगे। सो अगर आईटीसी फुल मिल रहा है तो उस केस में फर्क भी नहीं पड़ता कि कितना वैल्यू है, क्योंकि जो भी पैसा है ये गवर्नमेंट को तो मिल नहीं रहा है। तो जितना वैल्यू आपने इनवॉइस में दिखाया है उसी को हम डीम्ड यहाँ पर ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। क्लियर हो आपको? सो दोनों प्रोवाइजो समझ में आया। रूल नंबर 28 क्या बात करता है? इसका सब रूल 1 के अंदर हमें दिया हुआ है कि सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। अगर उससे डिटरमाइन नहीं हो रहा है तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, उससे भी नहीं हो रहा है तो रूल नंबर 30, देन रूल नंबर 31। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या बोलता है कि अगर आपका जो सप्लायर के पास ऑप्शन है कि अगर जो प्रोडक्ट है उसको एज सच सप्लाई कर रहे हो कस्टमर को, किसी अनरिलेटेड कस्टमर को, तो उस केस में जो भी प्राइस चार्ज किया उसका 90% ले लो, वही हमारा वैल्यू मान लिया जाएगा। एंड सेकंड प्रोवाइजो बात करता है कि अगर रेसिपेंट फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है तो उस केस में आप जो वैल्यू दिखाओगे इनवॉइस में वही हम डीम टू बी ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। क्लियर हुआ आपको? चलो सर, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 28 सब रूल 2। ये रूल क्या बात करता है समझना, थोड़ा बड़ा दिया हुआ है बट बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये बात करता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ सप्लायर टू अ रेसिपिएंट हु इज रिलेटेड पर्सन, जो क्या है रिलेटेड पर्सन है, लोकेटेड इन इंडिया में, बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेट गारंटी टू एनी बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द सेड रेसिपिएंट shall be deemed to be 1% of the amount of such guarantee offered per annum or the amount of actual consideration whichever is जो हायर रहेगा वही हमारा वैल्यू मान लिया जाएगा। अब समझना ये क्या बोलता है। कोई सप्लायर है, ठीक है, जिस सप्लायर ने अपने ही किसी रिलेटेड पर्सन को गारंटी दिया है। अब समझ लो कि कोई होल्डिंग कंपनी है, कोई होल्डिंग कंपनी है, वो अपने जो भी सब्सिडरी कंपनी है उसके बिहाफ पे बैंक को यहां पर कोई गारंटी दे सकती है, ठीक है। तो भैया मैं गारंटी दे रहा हूं, आप इनको लोन सेंक्शन कर दो। अब इस केस में क्या होगा, ये क्या है, एक तरह का सर्विस है। ये हेड ऑफिस जो है, सॉरी, होल्डिंग कंपनी जो है, ये होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कॉर्पोरेट गारंटी देने का सर्विस दे रही है और इस सर्विस के लिए वो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन चार्ज करेंगे। तो यहां पर हमारा वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू आपको देखना है कि भैया पहले लोन कितने अमाउंट का दिया, ठीक है। सो देखो जितना गारंटी दिया है, जितना अमाउंट का गारंटी ऑफर किया है उसका 1% ले लो, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर मैंने बैंक को गारंटी दिया 1 करोड़ रुपीज का, तो 1 करोड़ रुपीज का 1% कितना होता है, 1 लाख रुपीज। तो एक अमाउंट तो आपका ये हो जाएगा और दूसरा आपको देखना है एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज। अब इस होल्डिंग कंपनी ने यहाँ पर जो है अपने रिलेटेड पर्सन को जो है गारंटी दिया है तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन चार्ज किया होगा। तो मान लेते हैं अगर इसने जो है 50,000 रुपीज ही चार्ज किया, क्योंकि भैया रिलेटेड पर्सन है, शायद हो सकता है फ्री में भी दे। अगर फ्री में दिया तो ये अमाउंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो, दोनों चीजों में से आपको देखना है विचेवर जो हायर होगा उतना वैल्यू आपको ले लेना है और अकॉर्डिंगली जीएसटी यहाँ पर लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कंसिडरेशन ही यहाँ पर दिया होता ना तो कुछ लोग इसका फायदा उठाते, क्योंकि रिलेटेड पर्सन से तो कुछ कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं करते हैं, तो उस केस में वैल्यू जीरो हो जाता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता ही नहीं। इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन और डाल दी कि जितने अमाउंट का गारंटी दे रहे हो उसका 1% ले लो और ये 1% आपको पर एनम के हिसाब से देखना यहाँ पर रहेगा। क्लियर है? समझा आपको सब रूल 2? अब नेक्स्ट इसके अंदर भी प्रोवाइजर दिया हुआ है सेम कि अगर रेसिपिएंट जो है वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है उस केस में जो भी वैल्यू डिक्लेयर किया है इनवॉइस के अंदर उसी को डीम टू बी ओपन मार्केट वैल्यू हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो वही हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? चलो नेक्स्ट रूल नंबर 28 प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ सच काइंड ऑफ सप्लाईज when the same are made for a consideration as well as when the same are made without consideration। तो चाहे कंसिडरेशन चार्ज किया हो या ना किया हो, दोनों ही केस में आपको रूल नंबर 28 के अकॉर्डिंग ही वैल्यू डिटरमाइन करना रहेगा। क्लियर है? चलिए सर, अब नेक्स्ट यहाँ पर एक सर्कुलर दिया हुआ है, इसके अंदर काफी सारे अलग अलग ट्रांजेक्शन दिए हैं, वन बाय वन सारे ही ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलो पहला दिया है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज of providing corporate guarantee to banks or financial institution by a supplier to a related person located in India। फर्स्ट चीज दिया हुआ है लोन ओनली पार्टली अवेल्ड और नॉट अवेल्ड एट ऑल। मतलब समझना, मैंने किसी रिलेटेड पर्सन को गारंटी दिया, ठीक है, उसके बिहाफ पे बैंक को गारंटी दिया 1 करोड़ रुपीज का, लेकिन वो 1 करोड़ रुपीज का गारंटी दिया, लेकिन जो एक्चुअल में लोन सेंक्शन किया गया ना वो सिर्फ और सिर्फ 70 लाख का ही सेंक्शन किया, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जीएसटी के अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा,
एंड वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ गारंटी एंड नॉट बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लोन एक्चुअली डिसबर्स। कितना लोन दिया है उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने गारंटी 1 करोड़ का दिया है तो मैं 1 करोड़ का 1% देखूंगा और एक्चुअल कंसिडरेशन देखूंगा, विचेवर जो हायर आएगा वही हमें वैल्यू मान लेना है, इवन दो एक्चुअल लोन 70 लाख का ही मिला है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, रेसिपेंट जो है वो भी फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन एंड हाउ मच लोन इज एक्चुअली डिस्बर्स्ड टू हिम। क्लियर है। सेकंड चीज बोला है टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, मतलब समझो मैंने किसी एक बैंक से लोन लिया था, मान लेते एचडीएफसी बैंक से लोन लिया था, अब वो बैंक को किसी और बैंक ने टेक ओवर कर दिया, या उस जो लोन मैंने ले रखा था उस लोन को किसी और बैंक ने टेक ओवर कर लिया। अब इस केस में जीएसटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, आप ऑलरेडी एक बार जीएसटी पे कर चुके हो, बार बार से आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। सो जीएसटी विल नॉट बी पेबल अगेन अनलेस कि कोई फ्रेश कॉर्पोरेट गारंटी दी गई हो या फिर उसी कॉर्पोरेट गारंटी को रिन्यू करा गया हो, तो आपको जो है अलग से पे करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है अलग से जीएसटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर है। चलिए सर, नेक्स्ट दिया हुआ है इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी। ठीक है, मतलब किसी इंट्रा ग्रुप है, कोई ग्रुप ऑफ एंटिटीज है, उन्होंने ही आपस में किसी एक कंपनी के लिए जो है कॉर्पोरेट गारंटी दिया है। तो देखो जो भी गारंटी दिया गया है वो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट ने अगर दिया है, ठीक है, तो डोमेस्टिक कॉर्पोरेट इशू करता है इंट्रा ग्रुप गारंटी, तो उस केस में जीएसटी पे किया जाएगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है। लेकिन समझना, अगर कोई फॉरेन एंटिटी है और उसने किसी अपनी सब्सिडरी कंपनी कोई है जो इंडिया के अंदर है और उसको बिहाफ पे जो है कॉर्पोरेट गारंटी दिया है, ठीक है, सो कॉर्पोरेट गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन और ओवरसीज एंटिटी, उस केस में जो रेसिपिएंट होगा वो यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करेगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एक तरह का इंपोर्ट हो रहा है, आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, जो सर्विसेज दे रहा है, जो कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है वो तो फॉरेन कंपनी है। ठीक है, वो फॉरेन कंपनी है और उससे आप सर्विसेज इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट अगर आप कोई भी सर्विसेज करते हो तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो ये इंडिया की एंटिटी है वही टैक्स का पेमेंट यहां पर गवर्नमेंट को करेगी। क्लियर हुआ आपको। चलो सर, नेक्स्ट आते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब देखो पहले हमने बात की इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर कोई इंडिया की कंपनी है जिसने किसी फॉरेन एंटिटी के बिहाफ पे यहां पर गारंटी दिया है, तो उस केस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, ये रूल्स आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रेसिपिएंट जो है वो हमारा आउटसाइड इंडिया है। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट दिया हुआ है कॉर्पोरेट गारंटी फॉर मल्टीपल ईयर्स और फॉर ईयर लेस देन 1 ईयर। तो अगर आपने मल्टीपल ईयर्स के कॉर्पोरेट गारंटी दिया है तो जो भी परसेंटेज आपको दिया गया है वो पर एनम की रेट से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि जितना गारंटी ऑफर किया पर एनम, तो ये परसेंट आपको पर एनम देखना रहेगा। अगर ज्यादा साल है तो आपको जो है मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर, मान लीजिए 5 साल के लिए आपने गारंटी दिया है तो 1% का रेट है इंटू 5 ईयर्स आपका हो जाएगा। ठीक है, सो 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय 1% मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स हो जाएगा इंटू इतना जितना अमाउंट का आपने गारंटी दिया है, सो वो अमाउंट ले लो और आपको जितना एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज किया दोनों में से जो हायर होगा वही आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेना है। एंड सेकंड केस, अगर आपने लेस देन 1 ईयर के लिए गारंटी दिया है तो उस केस में आपका जो भी रेट है, ये 1% का रेट जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। मान लीजिए 6 महीने के लिए गारंटी दिया है तो 6/12 आपको कर लेना है, और जो रेट आएगा 0.55%, इसको आपको कंपेयर करना रहेगा एक्चुअल से, जो भी हायर रहेगा वही आपको वैल्यू ले लेना है। समझा आपको। चलो, लास्ट यहां पर दिया हुआ है कि कॉर्पोरेट गारंटी जो है वो मल्टीपल रिलेटेड एंटिटीज ने दिया, मतलब दो एंटिटीज ने मिलकर के कॉर्पोरेट गारंटी दिया है। ठीक है, तो इस केस में समझना कि अगर मान लीजिए कोई ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, दोनों ने मिल करके सी लिमिटेड के बिहाफ पे बैंक को गारंटी दिया है। ठीक है, तो इस केस में समझना, आपको देखना है कि दोनों पैरामीटर्स जो है हमारे, दोनों कौन से, पहला 1% ऑफ द गारंटी ऑफर्ड और दूसरा एक्चुअल कंसिडरेशन, ये दोनों पैरामीटर्स देखते हैं, जो भी हायर होता है वही वैल्यू बन जाता है। तो देखो दोनों में से कौन सा पैरामीटर हायर आ रहा है, अगर पहला केस, अगर आपका जो एक्चुअल कंसिडरेशन हायर आ रहा है, ठीक है, एक्चुअल कंसिडरेशन अगर हायर आ रहा है, उस केस में जो एक्चुअल कंसिडरेशन है वही हमारा वैल्यू बन जाएगा। मान लीजिए ए लिमिटेड ने जो है यहाँ पर सी लिमिटेड से चार्ज किया 1 लाख रुपीज और बी लिमिटेड ने जो चार्ज किया है वो मान लेते हैं 2 लाख रुपीज चार्ज किया है, तो जो एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज किया है वही हमारा वैल्यू बन जाएगा। लेकिन अगर आपका 1% जो है, 1% ऑफ द गारंटी ऑफर्ड पर एनम हायर आ जाता है, उस केस में आपको ये अमाउंट को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। ठीक है, जितना गारंटी ऑफर किया गया है। सो देखो क्या लिखा है, जीएसटी शेल बी पेएबल बाय ईच को गारंटर प्रोपोर्शनेटली ऑन 1% ऑफ द अमाउंट गारंटीड बाय हिम। क्लियर हुआ आपको। चलिए सर, नेक्स्ट आते हैं वैल्यू ऑफ पर्सनल बैंक गारंटी बाय डायरेक्टर्स टू बैंक फॉर द
कंपनी। अब समझो यार, गारंटी तो पहले ही देख चुके हैं, ये वापस से क्या दिया है। तो यहां पर बात हो रही है पर्सनल बैंक गारंटी की, और पहले हमने जो चीज देखा था वो कॉर्पोरेट गारंटी की बात हो रहा था। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सो कॉर्पोरेट गारंटी अगर है तो आपको सब रूल 2 देखना रहेगा, लेकिन अगर पर्सनल गारंटी की बात हो रही तो ये सर्कुलर आपको यहां पर देखना रहेगा। तो समझना कि अगर कोई डायरेक्टर ने बैंक को अपना पर्सनल गारंटी दिया है कि भैया मैं जिस कंपनी में काम करता हूं उसको आप लोन दे दीजिए, ये मेरा पर्सनल गारंटी है, उस केस में समझना इट इज अ कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये एक तरह का सप्लाई ऑफ सर्विस है, इवन व्हेन मेड विदाउट कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी रीड विद पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। क्योंकि शेड्यूल पैरा 2 के अंदर हमने क्या देखा था कि रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में दिया हुआ था कि डायरेक्टर और उसकी जो कंपनी होती है वो रिलेटेड पर्सन होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर जो है वो रिलेटेड पर्सन माना जाता है। तो अगर कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं भी किया है तो भी वो आपका सप्लाई मान लिया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको जीएसटी का पेमेंट करना रहता है। तो यहाँ पर डायरेक्टर क्या कर रहा है, अपने कंपनी के बिहाफ पे बैंक को गारंटी दे रहा है। तो ये एक तरह का सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। अब कोई रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम रूल नंबर 28 देखते हैं, ठीक है। क्योंकि रिलेटेड पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो चाहे कंसिडरेशन चार्ज किया या ना किया हो, हम रूल नंबर 28 देखते हैं। रूल नंबर 28 का पहला पैरामीटर क्या बोलता है कि ओपन मार्केट वैल्यू ही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। चलो सर, लेकिन इससे रिलेटेड जो है एक आरबीआई का गाइडलाइन यहां पर दिया हुआ है, और आरबीआई का गाइडलाइन क्या बोलता है कि नो कंसिडरेशन बाय वे ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज फीस और एनी अदर फॉर्म कैन बी पेड टू द डायरेक्टर बाय द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ल्यू ऑफ प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी टू बैंक फॉर बोरिंग क्रेडिट लिमिट्स। तो आरबीआई ने गाइडलाइन ही क्या दे दिया कि देखो यार, आपका कोई डायरेक्टर है जो आपके बिहाफ पे गारंटी दे रहा है, लेकिन आप उसको कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं कर सकते हो, 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस दे दिया। अब इससे क्या हो गया कि आपका जो ओपन मार्केट वैल्यू है वो आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पैसा पे कर ही नहीं सकते हो आप। तो ओपन मार्केट वैल्यू आपका जीरो हो गया, एंड अकॉर्डिंगली नो टैक्स इज पेबल ऑन सच सप्लाई। क्लियर है? चलो सर, आई होप आपको ये समझा है। नेक्स्ट यहां पर एक सर्कुलर और दिया हुआ है, ये बात करता है वैल्यूएशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज, ठीक है। सो समझना, वेयर हेड ऑफिस इज प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज टू द ब्रांच ऑफिस और वेयर द फॉरेन एफिलिएट इज प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज टू रिलेटेड डोमेस्टिक एंटिटी को, ठीक है। सो दोनों चीजें होगी, कोई होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी अपने ब्रांच ऑफिस को, ठीक है, ब्रांच ऑफिस को कोई भी सर्विसेज यहां पर देती है, तो उनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा जीएसटी का, वो यहां पर 3 अलग अलग सिनेरियोस दिए हुए हैं। तो पहला केस देखते हैं, ठीक है। पहला केस दिया हुआ है जब वेयर एचओ मस्ट इश्यू अ टैक्स इनवॉइस फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ब्रांच ऑफिस एंड इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट कंपोनेंट इंक्लूडिंग सैलरीज, ठीक है। तो समझना यहां पर क्या होता है कि जो भी होल्डिंग कंपनी होती है या हेड ऑफिस जो होता है, हेड ऑफिस जो है काफी सारी सर्विसेज देता है अपनी ब्रांच को, और हेड ऑफिस का जो इंप्लॉइज है वो यहां पर बैठ करके काम कर रहे हैं। हेड ऑफिस में बैठ करके काम किसका कर रहे हैं, ब्रांच ऑफिस का। तो इस केस में क्या होगा कि इंप्लॉइज को जो सैलरी है वो तो हेड ऑफिस ही दे रहा है, तो इस केस में हेड ऑफिस बिल इशू करेगा ब्रांच को कि भैया हमने आपको ये सर्विसेज दी है, ठीक है। तो जो इनवॉइस इशू करेगा, दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो भैया हेड ऑफिस बोले कि यार हमको कोई पैसा नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरा ही एंटिटी है, दोनों ही एंटिटी एक ही कंपनी का है, ठीक है। तो अगर या तो हो सकता है कोई कंसिडरेशन चार्ज ना करे, कोई इनवॉइस रेज ही नहीं करे, या फिर हो सकता है कि वो अपना सारी चीजें अलग अलग रखना चाहता है, ठीक है। हेड ऑफिस अलग है, ब्रांच ऑफिस अलग है। उस केस में वो क्या करेंगे, वो इनवॉइस इशू करेंगे कि भैया हमने आपको सर्विस दिया है, वो सर्विस दिया है, उसमें वो चाहे तो इंप्लॉय कॉस्ट भी जोड़ सकते हैं कि भैया हमारे एम्प्लॉइज ने आपकी कंपनी का काम किया है ना। सो अगर यहाँ पर जो है क्या एचओ को कंपलसरी है क्या टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, तो क्लैरिफिकेशन क्या दिया है कि अगर ब्रांच को फुल आईटीसी अवेलेबल है, ठीक है। हमने रूल नंबर 28 का सेकंड प्रोविजन देखा था कि अगर आपका रेसिपिएंट जो है वो एलिजिबल होता है फुल आईटीसी के लिए, उस केस में जो इनवॉइस वैल्यू डिक्लेयर किया गया है उसी को हम डीम टू बी ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, रिगार्डलेस ऑफ वेदर सैलरी कॉस्ट इज इंक्लूडेड और नॉट। सैलरी कॉस्ट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो यार अगर रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिल रहा है तो आप कितना भी वैल्यू दिखाओ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट को तो अल्टीमेटली रेवेन्यू मिल नहीं रहा है। जो टैक्स का पेमेंट करेगा रेसिपिएंट उसका क्रेडिट ले लेगा, है ना। तो इसलिए बोल दिया कि अगर आपको फुल आईटीसी मिल रहा है तो चाहे आप इनवॉइस वैल्यू कुछ भी दिखाओ उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका कोई भी इनवॉइस इशू नहीं किया गया, भाई उसको लगता है कि यार मैं हेड ऑफिस हूं, मेरी ही ब्रांच है, क्या पैसे लूं उससे, है ना। तो अगर उसने कोई भी इनवॉइस इशू नहीं किया, उस केस में वैल्यू जो है वो डीम टू बी निल मान लिया जाएगा एंड स्टिल कंसिडर एज ओपन मार्केट वैल्यू अंडर रूल नंबर 28। ये है, तो इस केस में वैल्यू हमारा निल हो जाएगा। नेक्स्ट केस आते हैं
whether HO must include employee salary cost in the taxable value when full ITC is not available to the branch office। अगर ब्रांच ऑफिस को कोई भी ITC जो है फुल ITC अवेलेबल नहीं है, उस केस में क्या सैलरी कॉस्ट इंक्लूड करना रहेगा? तो देखो क्लेरिफिकेशन क्या बोला है, सैलरी कॉस्ट इंक्लूजन इज नॉट मैंडेटरी इवन इफ फुल ITC इज नॉट अवेलेबल टू दी ब्रांच ऑफिस। आपकी मर्जी हो तो जोड़ो, आपकी मर्जी नहीं है तो मत ऐड करो, ऐसा कोई भी कंपल्शन जो है यहाँ पर नहीं रहने वाला है, ठीक है। और थर्ड सिनेरियो दिया हुआ है, हाउ मच द वैल्यू of service imported by an Indian entity from a foreign related party to be determined in the reverse charge when full ITC is available। अब समझना, थर्ड सिनेरियो कब बात करता है, जब कोई फॉरेन का एंटिटी है वो आपको सर्विसेज दे रहा है, फॉरेन में हेड ऑफिस है और वो सर्विस दे रहा है ब्रांच को जो कि इंडिया के अंदर है। तो उस केस में देखो, एज पर द सेकंड प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 28 सब रूल 1, सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर डोमेस्टिक एंटिटी जो है वो सेल्फ इनवॉइस इशू करती है, ठीक है, तो अगर डोमेस्टिक एंटिटी सेल्फ इनवॉइस इशू करती है, उस केस में जो वैल्यू उसने डिक्लेयर किया होगा इनवॉइस के अंदर वही हमारा डीम टू बी ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा। लेकिन अगर जो रेसिपिएंट है वो सेल्फ इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो वैल्यू हमारा जो है डीम टू बी निल मान लिया जाएगा और यही हमारा ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? समझा? चलो सर, यहां पर हमारा रूल नंबर 28 भी कंप्लीट होता है। अब आ जाता है नेक्स्ट रूल नंबर 29 पे, ठीक है। रूल नंबर 29 बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। सर गुड्स लिखा है सर, यहाँ पर सर्विस नहीं है। रूल नंबर 27 रूल नंबर 28 दोनों के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात हुई थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात ही हो रही है, ठीक है। सो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट। अब देखो एजेंट्स को हमने रूल नंबर 28 से निकाला था, यहाँ पर एजेंट्स के लिए अलग से जो है रूल नंबर 29 दिया हुआ है, ठीक है। सो एजेंट के केस में क्या बोला है कि सप्लायर के पास ऑप्शन है टू चूज आइदर ऑफ द टू मेथड्स। दो मेथड्स यहां पर दिए हुए हैं। पहला, आपका ओपन मार्केट वैल्यू जो है, जो भी गुड सप्लाई किए गए उसका ओपन मार्केट वैल्यू ही आपका वैल्यू मान लो, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रेसिपिएंट टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर व्हेन द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई बाय द साइड रेसिपिएंट। सो अगर वो गुड्स को आगे फर्दर सप्लाई कर रहे हो ऐसे, उस केस में जो भी अपने अनरिलेटेड कस्टमर से पैसा चार्ज किया है उसका 90% ले लो। दोनों में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको कई दफा ऐसे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि भैया आपको वैल्यू डिटरमाइन करना है, और आप जो भी वैल्यू डिटरमाइन करते हो सबसे ज्यादा जो टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा जिसमें बेनिफिट होता है वो चीज आपको लेना है, ठीक है। तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलता है कंप्यूटेशन के, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आपको दिया हुआ है जिसमें आपको मोस्ट बेनिफिशियल जो है वो आपको लेना रहेगा। तो पहले देखो ओपन मार्केट वैल्यू कितना आता है, फिर देखो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज कितना है लाइक काइंड एंड क्वालिटी का, ठीक है। दोनों में से जो कम अमाउंट आएगा वो आपको लेना रहेगा, क्योंकि वही बेनिफिशियल ज्यादा होगा। जितना कम वैल्यू कम होगा तो जीएसटी का अमाउंट भी कम आएगा, वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो जीएसटी का अमाउंट भी ज्यादा आएगा। सो अगर क्वेश्चन पूछता है कि भैया मोस्ट बेनिफिशियल क्या है, तो जो दोनों में से जो लोअर अमाउंट आता है वो आपको यहाँ पर कंसिडर कर देना रहेगा। क्लियर है? चलिए सर, नेक्स्ट क्लोज बी बात करता है कि अगर आप वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो क्लोज ए के अकॉर्डिंगली, देन आपको वैल्यू डिटरमाइन करना रहेगा इस पर रूल नंबर 30, और अगर उससे भी डिटरमाइन नहीं होता है देन आप रूल नंबर 31 यहां पर लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर कोई भी सप्लाई किया जा रहा है सर्विसेज का, लाइक कमीशन बेस्ड सर्विस हो गया, प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स, अंडरटेकिंग मार्केट रिसर्च एक्सेट्रा, तो इस केस में रूल नंबर 28(9) जो है वो आपका नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट चीज, अगर आपका कोई सोल एजेंट है, ठीक है, सोल एजेंट अगर है तो उस केस में आपको वैल्यू डिटरमाइन करना रहेगा एज पर रूल नंबर 28। अब समझो, एजेंट जो है इस चैप्टर में अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई, हमने जो रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन देखा था उसमें एक चीज ये भी दिया हुआ था कि जो भी आपका कोई सोल एजेंट है या सोल कंसेशनर है या सोल डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो भी आपका रिलेटेड पर्सन माना जाता है। सो अगर कोई सोल एजेंट है तो वो रिलेटेड पर्सन हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली रूल नंबर 28 के हिसाब से आपको वैल्यू डिटरमाइन करना रहेगा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल एजेंट है तो वो हमारा रूल नंबर 29 में आ जाएगा। और आगे चल करके हम रूल नंबर 33 देखेंगे जो बात करता है प्योर एजेंट का, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग तरह के आपको एजेंट्स देखने को मिलेंगे, तीनों में ध्यान रखना है। रूल नंबर 28 कब लगता है, जब सोल एजेंट हो। रूल नंबर 29 लगता है जब नॉर्मल एजेंट हो, और रूल नंबर 33 लगता है जब प्योर एजेंट हो। क्लियर है? सो कंफ्यूज मत हो जाना। चलो सर, नेक्स्ट आता है रूल नंबर 30 पे, ठीक है। रूल नंबर 30 का जिक्र हमने जो है पहले भी कई दफा देखा है। रूल नंबर 30 क्या बात करता है कि देखो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर और एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स और कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विस। तो जो भी आपका कॉस्ट लगा है वो गुड्स या सर्विसेज को देने के लिए, उसमें 10% ऐड कर दो, वही हमारा वैल्यू मान लिया जाएगा।
लॉजिक क्या है, सिंपल, गवर्नमेंट मानती है कि भैया जो भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है एटलीस्ट 10% का प्रॉफिट मार्जिन तो वो यहाँ पर रखेगा। ठीक है, चलो सर, नेक्स्ट चीज दिया हुआ है रूल नंबर 31। ये बात करता है रेसिडुअल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सो अगर जो भी प्रीवियस मेथड्स हमने देखे उससे अगर आप वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, उस केस में आपको रूल नंबर 31 यहाँ पर लगाना रहेगा। ये बात करता है कि अदर रीजनेबल मीन्स जो भी है, जो बेस्ट जजमेंट मेथड है, उस अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर वैल्यू डिटरमाइन करना रहेगा। और ध्यान रखना, अगर कोई सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज का, अगर सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज का, उस केस में आप रूल नंबर 30 को जो है वो स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली रूल नंबर 31 यहां पर लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा प्रोविजंस क्यों दिए गए सर? लॉजिक सिंपल है कि देखो यार, अगर गुड्स के केस में जो है आपको कॉस्ट डिटरमाइन करना इजी होता है कि कितना मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट आया, मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट कितना आया, तो वो आप इजीली डिटरमाइन कर लेते हो, उसमें 10% ऐड करो और रूल 30 के हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा। लेकिन सर्विसेज के केस में कॉस्ट डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बोला है कि आप चाहो तो रूल नंबर 30 स्किप कर लो एंड डायरेक्टली आप रूल नंबर 31 यहां पर लगा सकते हो अगर आप सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज का। क्लियर है? चलो सर, यहां पर हमारा रूल नंबर 31 भी क्लियर होता है। अब मैंने यहां पर जो है समरी दिया हुआ है रूल नंबर 27, 28 एंड 29 का। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो, फटाफट से गो थ्रू करो। ठीक है, तो ये जो रूल्स दिए हुए हैं ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर समरी दिया हुआ है। रूल नंबर 27 क्या बात करता है? कंसिडरेशन नॉट होनली इन मनी। अब कितना कंसिडरेशन है, तो देखो पहले आपको जो है ओपन मार्केट वैल्यू देखना है, अगर उससे डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो उस केस में जितना कंसिडरेशन पे किया है मनी में प्लस कंसिडरेशन नॉट इन मनी वो ले लो, और उससे भी नहीं आता तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक एंड क्वालिटी देखो, अगर उससे भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो देन आपको रूल नंबर 30 लगाना है एंड देन आपको रूल नंबर 31 यहाँ पर लगाना रहेगा। नेक्स्ट रूल नंबर 28 के केस में जो भी रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से आपके बीच में कोई सप्लाई किया है, उस केस में पहला ओपन मार्केट वैल्यू, देन लाइक एंड क्वालिटी, देन रूल नंबर 30 एंड 31। ठीक है, दो प्रोविजन यहाँ पर दिए होते हैं। पहला प्रोविजन बोलता है कि अगर गुड्स को सेल कर रहे हो एज सच, उस केस में जितना 90% अमाउंट चार्ज किया है कस्टमर से वही आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। एंड सेकंड प्रोविजन बोलता है कि अगर रेसिपिएंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो आप जो भी वैल्यू इनवॉइस में डिक्लेयर करोगे वही हम डीम टू बी ओपन मार्केट वैल्यू यहाँ पर मान लेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 29 बात करता है कि पहला आप देखना है ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज, दोनों में से जो भी ज्यादा बेनिफिशियल लगे वो यहाँ पर आप ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर उससे भी डिटरमाइन नहीं हो रहा है देन रूल नंबर 30 एंड रूल नंबर 31 आपको यहाँ पर लगाना रहेगा। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है आपको सीक्वेंस में यहाँ पर लगानी रहेगी। सेकंड वाला मेथड तभी लगाना है जब पहला वाला आपको लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है उस केस में आपको सेकंड वाले पे यहाँ पर जाना रहेगा। क्लियर है? चलिए सर, नेक्स्ट आता है रूल नंबर 31A। ये बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। चार चीजों की यहाँ पर बात की है। ठीक है, अब सप्लाई चैप्टर में हमने शेड्यूल 3 पढ़ा था जो बात करता है नॉन सप्लाईज के बारे में। ठीक है, नेगेटिव लिस्ट है। अब उसके अंदर हमने देखा था कि कोई भी एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो है वो यहाँ पर कवर किया गया था। ठीक है, तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगता है। स्पेसिफाइड एक्शनेबल कौन कौन से हैं? 6 चीजें हमने देखी थी, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग हो गया, हॉर्स रेसिंग, कसिनो एंड आपका ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो ये 6 चीजें थी। अब 6 ही चीजों का जीएसटी लगेगा तो उनका वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो वैल्यू के लिए यहाँ पर रूल्स दिए हुए हैं। तो रूल नंबर 31 बात करता है 4 चीजों के बारे में। ठीक है, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग। अब समझना, अगर लॉटरी का केस है, सप्लाई किया जा रहा है लॉटरी बाय एन ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। अब ऑर्गेनाइजिंग स्टेट क्या होता है? जो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवा रही है लॉटरी को उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। तो लॉटरी के केस में आपका वैल्यू कितना होगा? तो हायर ऑफ द टू अमाउंट्स टू बी डीम्ड टू बी एज वैल्यू। सो पहले देखना है 100 डिवाइड बाय 128 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट, और क्या बोला है 100 डिवाइड बाय 128 ऑफ द प्राइस एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेजेट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट। सो सिंपली जितना प्राइस चार्ज कर रहे हो वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी यहाँ पर माना जाता है। सो उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 डिवाइड बाय 128 से, वही आपका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और लॉटरी के केस में 28% का रेट लगता है, इसीलिए डिवाइड करते हैं 128 से। नेक्स्ट चीज, लॉटरी का केस तो हमने देख लिया। नेक्स्ट, अगर कोई बेटिंग है या गेमिंग है या गैम्बलिंग हो गया या फिर हॉर्स रेसिंग अगर है, उस केस में आपका वैल्यू कितना होगा? सो 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और द अमाउंट पेड टू द टोटलाइजेटर। जितना पैसा आपने बेटिंग का दिया है टोटल अमाउंट आपका जो है वैल्यू मान लिया जाएगा। और सेकंड क्या दिया हुआ है? अमाउंट पेड टू द टोटलाइजेटर। अब टोटलाइजेटर क्या होता है? ये एक तरह का कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है, जितना जितना भी इसके अंदर जितना भी बैटिंग का अमाउंट होता है वो सारा एक्यूमुलेट होता है। देन जो भी व्यक्ति बैटिंग में जीतता है
जो विनिंग पर्सन होता है उसको वो पैसा दे दिया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग सब कमीशन, ठीक है। तो ये टोटलाइज जो है वो कुछ कमीशन अपना डिडक्ट करेगा और उसके बाद जो भी व्यक्ति जीत गया है विनिंग, जो विनिंग पर्सन है उसको सारा अमाउंट पे कर दिया जाता है। तो जितना अमाउंट आपने पे किया है वही आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। क्लियर है? चलो सर, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 31B। ये बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, ठीक है। तो आजकल आपने देखा होगा काफी सारे ऑनलाइन गेमिंग आ गया, विंजो वगैरह हो गया, आपका ड्रीम इलेवन हो गया, है ना। सो इन केसेस के अंदर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? सो द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ प्लेयर पेज और डिपॉजिट्स विद द गेमिंग प्लेटफॉर्म, जितना आपने पैसा डिपॉजिट किया है गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बाय वे ऑफ मनी हो सकता है, मनीज वर्थ हो सकता है, या फिर कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी हो सकते हैं जैसे आपका बिटकॉइन वगैरह हो गया। सो कोई भी फॉर्म में आपने जो भी पैसा पे किया है, जो डिपॉजिट किया है गेमिंग प्लेटफॉर्म को, वही आपका वैल्यू मान लिया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई अमाउंट रिटर्न किया जाता है या रिफंड किया जाता है तो ये कभी भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई से डिडक्ट नहीं किया जाएगा। इनिशियली जितना आपने पैसा डिपॉजिट किया है वही आपका वैल्यू मान लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 31C। 31C बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स इन कसिनोज, ठीक है। तो अगर कसिनोज में जाकर के आपने कोई गेम वगैरह खेला है तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? जो भी अमाउंट आपने पे किया है फॉर परचेज ऑफ टोकन्स, चिप्स, कॉइन्स और टिकट्स, ठीक है। तो कसिनो में जनरली क्या होता है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जैसे रेस 2 आपने मूवी देखा है, तो सैफ अली खान जाता है वहां पर और क्या करता है, चिप्स वगैरह खरीदते हैं और चिप्स खरीद करके फिर वहां से जो है गेम्स वगैरह खेलते हैं, अलग अलग गेम्स होते हैं वहां पर, ठीक है। तो जो भी आपने पैसा पे किया है वो टोकन को खरीदने के लिए या चिप्स को खरीदने के लिए या फिर कोई उनके स्पेशल कॉइन्स वगैरह होते हैं वो खरीदने के लिए जितना पैसा पे किया वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी अगर कोई स्कीम वगैरह है या कोई कॉम्पिटिशन वगैरह उसमें चल रहा है और वो अमाउंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने कोई पैसा पे किया है, ठीक है। So money spent to participate in any game, scheme, competition or any event where token और chips aren't needed, ठीक है, जहां पर टोकन वगैरह नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ पैसा पे करना पड़ता है। तो जो अमाउंट आपने पे किया है वही आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेना है। और आगे चल करके कोई भी अमाउंट रिटर्न किया जाता है या रिफंड किया जाता है ये कभी भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई से डिडक्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो दोनों ही केस में हमने क्या देखा, चाहे ऑनलाइन मनी गेमिंग हो या फिर आपका कसिनो का केस हो, जितना पैसा आप पे करते हो वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। अब ध्यान रखना कि फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 31B एंड रूल नंबर 31C, इनके लिए यहां पर एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ जीत जाता है, ठीक है, मान लीजिए मैं यहां पर कसिनो में खेलने गया, ठीक है, और खेलने गया, मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो था 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपीज के मैंने कॉइन्स वगैरह खरीदे, चिप्स वगैरह खरीदे, उनसे मैं गेम्स खेल रहा हूं। अब मैं बहुत अच्छा खेला, मैंने बोला भैया यार ये 1 लाख रुपीज आप लगा दो नंबर 17 पे, नंबर 17 पे मैंने लगा दिया और मैं जीत गया मान लो। तो अब जीतने के बाद मुझे 1,50,000 रुपीज मिला। अब इस केस में क्या हो रहा है, ये 1,50,000 को दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैं यहीं से विड्रॉ कर लूं ये पैसा, ठीक है, ये पैसा मैं विड्रॉ कर लूं कि भैया मैं जीत गया, आज का मेरा हो गया। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि भैया मैं लालच और करूं और बोलूं कि नहीं यार और जीतेंगे, तो 1,50,000 को अब मैं फिर से लगा देता हूं। अब इस केस में क्या होता है कि अगर आप जो भी पैसा विनिंग होता है वो विनिंग अमाउंट को अगर आप लगा रहे हो तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,50,000 नहीं माना जाएगा, ठीक है। इवन दो आपने उस गेम में लगाया कितना है 1,50,000, बट ये देखो 1 लाख रुपीज आप ही का था, उस पे आप इनिशियली जब आप खेले थे फर्स्ट गेम तब आपने जीएसटी पे कर दिया। अब ये जो 50,000 है ना, ये आपने पैसा जीता है, और आपने जीता है मतलब किसी और व्यक्ति ने हारा है वो पैसा। तो जो व्यक्ति हारा होगा उसने जब ये पैसा लगाया होगा तो उसने जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया है, तो सेम अमाउंट पे दो बार टैक्स पे करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो जो भी विनिंग अमाउंट है, तो आप इसको रीड करते हैं तो आपको समझेगा, एनी विनिंग्स यूज्ड डायरेक्टली टू प्ले फर्दर इवेंट्स, विनिंग का अमाउंट हमने इस्तेमाल किया है फॉर फर्दर इवेंट्स में खेलने के लिए, विदाउट बीइंग विथड्रॉन आर नॉट कंसिडर एज एन अमाउंट पेड टू और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर बाय और फॉर द प्लेयर। तो आपने वो पैसा कभी भी डिपॉजिट किया है ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस अमाउंट पे जो व्यक्ति हारा था ना उसने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है, ठीक है। बहुत लॉजिकल चीजें हैं, समझ के देखोगे तो आपको बहुत चीजें जो है आसान यहां पर नजर आएगी। चलो सर, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 32। ये बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज। तो यहाँ पर 5 अलग अलग सप्लाईज दिया हुआ है, इनके केस में जो है वैल्यू यहाँ पर कैसे डिटरमाइन करना है वो हम आगे चल करके देखेंगे, ठीक है। सो रूल नंबर 38 बात करता है 5 स्पेसिफिक सप्लाईज के बारे में। नेक्स्ट रूल नंबर 32 जो है ये ओवरराइड करता है अदर वैल्यूएशन रूल्स को, एंड thus the supplies prescribed in this rule need not be valued by sequentially following rule number 27 to 31। तो इस केस में आपको रूल्स जो पहले हमने देखे वो देखने की जरूरत नहीं है, ये सारे रूल्स को ओवरराइड करता है। एंड लास्ट बोला है रूल नंबर 32 के अंदर जो भी वैल्यूएशन रूल्स दिए हैं
वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसके हिसाब से डिटरमाइन करो, अदरवाइज जो नॉर्मल प्रोविजन दिए हुए हैं उनके हिसाब से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें देखने वाले हैं हम? पहला दिया हुआ है परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। नेक्स्ट दिया हुआ है बुकिंग ऑफ टिकट्स बाय एयर ट्रैवल बाय एन एयर ट्रैवल एजेंट। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का वैल्यू क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स का वैल्यू क्या रहेगा? लास्ट कोई भी वाउचर्स हो गए, स्टैम्प्स हो गए, तो उनका वैल्यू क्या रहेगा, वो यहाँ पर रूल नंबर 32 यहाँ पर बताएगा। क्लियर है? चलो सर वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 32 सब रूल 2 बात करता है मनी चेंजिंग सर्विसेज। ठीक है, मनी चेंजिंग सर्विसेज आप कोई भी ले रहे हो, सो द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग इज डिटरमाइन आइदर बाय द टू मेथड्स। सो दो मेथड दिए हैं, दोनों में से जो मर्जी चाहो वो लगा सकते हो। पहला रूल नंबर 32 सब रूल 2 क्लोज ए बात करता है कि अगर आप कोई भी करेंसी एक्सचेंज करा रहे हो, ठीक है, मेथड बन के बोलता है अगर करेंसी एक्सचेंज करा रहे हो फ्रॉम और टू आइनर, मतलब एक करेंसी इंडियन रुपीज है और दूसरा कोई भी अदर करेंसी है, अगर इंडियन करेंसी इन्वॉल्व है उस केस में आपको देखना है कि क्या आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है क्या। ठीक है, जो आप करेंसी एक्सचेंज करना चाह रहे हो तो क्या आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है उस केस में वैल्यू क्या होगा, जो भी डीलर का बाइंग या सेलिंग रेट होगा उसमें से माइनस करना है आरबीआई का रेफरेंस रेट, फिर आपको जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी, जितना करेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वही आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। ठीक है, और सेकंड केस अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है उस केस में जितना करेंसी आप एक्सचेंज करवा रहे हो उसका 1% ले लो। सो 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन रुपीज, यही हमारा वैल्यू मान लिया जाएगा। क्लियर है? एंड सेकंड चीज, अगर जो भी करेंसी आप एक्सचेंज करा रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपके पास डॉलर्स है, डॉलर से आपको इंडियन करेंसी कराना था, तो अगर इंडियन रुपीज अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो आपको ये फर्स्ट वाला मेथड देखना है। लेकिन अगर दोनों ही करेंसी जो है वो हमारी इंडियन रुपीज नहीं है, दोनों ही करेंसी दूसरी फॉरेन करेंसी है, उस केस में वैल्यू क्या होगा, तो देखो कन्वर्ट करना पड़ेगा बोथ द करेंसीज इन इंडियन रुपीज बाय अप्लाइंग आरबीआई रेफरेंस रेट। सो पहले दोनों ही करेंसीज को आपको कन्वर्ट करना है आरबीआई रेफरेंस रेट को मल्टीप्लाई करके इंडियन करेंसी में, फिर आप देखो 1% ऑफ द लोअर ऑफ द अबव अमाउंट जो रहेगा वही आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। सो दोनों को मैंने पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया, फिर दोनों में से देखो जो भी लोअर अमाउंट आता है उसका 1% ले लो, वही आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। क्लियर हुआ आपको? समझा? तो ये हमारा मेथड नंबर 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट मेथड नंबर 2 के अंदर जो है अलग अलग सिनेरियोस क्या दिए हुए हैं, तो देखो अगर आप करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हो अप टू ₹1,00,000, अगर 1 लाख रुपए तक का करेंसी एक्सचेंज करवा रहे हो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, जितना करेंसी एक्सचेंज करा है उसका 1% ले लो, और ₹250 विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका अमाउंट जो करेंसी एक्सचेंज करा रहे हो वो एक्सीडिंग 1 लाख है बट अप टू 10 लाख रुपीज तक है, 1 लाख रुपए से ज्यादा बट अप टू 10 लाख रुपीज तक है, उस केस में बोला है ₹1,000 प्लस 0.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। अब सर ये ₹1,000 का क्या फंडा है समझो, अगर मैं 1 लाख रुपीज तक करेंसी एक्सचेंज कराता हूं तो कितना दिया होता है, मैं 1% ले लो, तो 1 लाख रुपीज का 1% कितना होगा, ₹1,000। तो यही 1,000 जो है यहाँ पर दे दिया गया है। सो 1 लाख तक का तो 1% हो गया, सॉरी 1,000 हो गया, इसमें आपको ऐड करना है 0.5% जो भी अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज दिया हुआ है अगर आपका अमाउंट जो करेंसी एक्सचेंज करा रहा है वो एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज है, उस केस में 5,500। अब ये अमाउंट कैसे आया, सिंपली समझो 1 लाख रुपीज तक अगर मैं करेंसी एक्सचेंज कराऊंगा तो 1%, 1 लाख का 1% होता है 1,000, उसके बाद 1 लाख से ऊपर और 10 लाख रुपीज तक कितना होता है 9 लाख रुपीज। 9 लाख रुपीज के केस में हम क्या देखते हैं 0.5%। सो 9 लाख रुपए का 0.5% कितना होगा 4,500, इन दोनों को टोटल करोगे तो कितना आएगा 5,500। सो 10 लाख रुपीज तक आपका अमाउंट कितना होता है 5,500। सो यही वैल्यू निकाल करके दे दिया है कि 5,500 तो ले लो, प्लस उसमें देखो कि जितना भी अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख है उसका आपको 0.1% लेना रहेगा। सो ये देखो, और नेक्स्ट क्या बोला है ₹60,000, विच एवर जो लोअर रहेगा वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है? समझा कि आपको मेथड नंबर 2 क्या बोलता है? सिंपली देखो इस मेथड नंबर 2 के अंदर आपका जब भी आंसर आएगा वो आंसर 250 से लेकर के 60,000 के रेंज में ही आएगा। इस 60,000 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर विचेवर इज लोअर बोला है, और 250 से कम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर विचेवर इज हायर बोला है। क्लियर है? तो इस रेंज में ही आपको आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ आपको? समझा? चलो सर नेक्स्ट आता है रूल नंबर 32 सब रूल 3। ये बात करता है बुकिंग ऑफ टिकट्स फॉर एयर ट्रैवल बाय एन एयर ट्रैवल एजेंट। सो अगर आप टिकट्स बुक वगैरह करवा रहे हो एयर ट्रैवल एजेंट से तो उस केस में देखो अगर कोई डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो मतलब विद इन इंडिया अगर ट्रैवल कर रहे हो
तो आपका वैल्यू हो जाएगा 5% ऑफ द बेसिक फेयर। ठीक है, जितना बेसिक फेयर है उसका 5% आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, उस केस में 10% ऑफ द बेसिक फेयर विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। और बेसिक फेयर क्या होता है? सो द एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रैवल एजेंट बाय द एयरलाइन। ठीक है, तो जितना जो नॉर्मल फेयर होता है उसका ही आपको रेट लेना है। तो सिंपल ध्यान क्या रखना है, डोमेस्टिक ट्रैवल तो 5%, इंटरनेशनल ट्रैवल तो 10%, यही हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। क्लियर है? चलो सर, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 32, सब रूल 4 बात करता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, समझो। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में वैल्यू क्या लेना है आप समझना। लाइफ इंश्योरेंस के केस में दोनों चीजें होती है, एक आपका रिस्क भी कवर करता है, एक आपका लाइफ भी सॉरी आपको जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर रहता है। ठीक है, जैसे अगर आप LIC के कोई भी स्कीम्स वगैरह देखोगे तो उसमें आपका लाइफ भी इंश्योर करता है, और जो भी आपका पॉलिसी का टर्म पूरा हो जाता है, मान लीजिए 5 साल का पॉलिसी था या 10 साल का पॉलिसी था, तो वो 10 साल खत्म होने के बाद में आपको एक लमसम अमाउंट रिटर्न भी दिया जाता है। सो आपका सेविंग भी हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट भी है, और आपका रिस्क भी कवर हो रहा है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब समझना GST पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपका रिस्क कवर कर रहे हैं, रिस्क कवर कर रहे हैं, ये एक तरह का सर्विस दे रहे हैं, और वो आपका GST के स्कोप में आता है। लेकिन जो पैसा आपका एज ए इन्वेस्टमेंट दिया गया है, ठीक है, मैंने पैसा जमा करा रहा हूं, हर महीने मैं प्रीमियम दे रहा हूं, 5 साल बाद मुझे एक लमसम अमाउंट मिलता है, तो ये क्या है, ये मेरे एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट पे कभी भी GST नहीं लगता है। ठीक है, तो रिस्क पोर्शन पे GST लगेगा और इन्वेस्टमेंट पे GST नहीं लगेगा। ये चीजों को ध्यान में रख करके अब हम स्टार्ट को देखेंगे। ठीक है, चलो सर, पहला केस दिया है वेयर पॉलिसी विद ड्यूअल बेनिफिट्स है, जहां पर रिस्क कवरेज भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। और अगर आपको जो है यहाँ पर इंटीमेट किया गया अलोकेशन कि कितना पैसा हम इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं और कितना पैसा हम जो है यहाँ पर रिस्क कवरेज के लिए ले रहे हैं। तो अगर आपका प्रीमियम अमाउंट आता है 10,000 रुपीज का, और अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको इंटीमेट करती है कि देखो यार, आपके 10,000 में से 6,000 हम इन्वेस्ट करेंगे और बाकी का जो 4,000 है वो हम आपकी रिस्क कवरेज के लिए है, कि भैया आपको कुछ भी हो गया, डेथ वगैरह हो गई, तो उस केस में हम आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट पे करेंगे। तो इस केस में देखो, अगर अमाउंट इंटीमेट किया गया है तो जितना प्रीमियम चार्ज किया है, ग्रॉस प्रीमियम चार्ज में से लेस कर दो जितना अमाउंट एलोकेटेड है फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर्पस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे GST लगता नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपको लेस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अगर आपका पॉलिसी जो है वो सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है, उस केस में 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर। अगर आपको जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो अलग से एलोकेट नहीं किया है, ठीक है, अलग से इंटीमेट नहीं किया है, और आपका सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है, उस केस में जितना प्रीमियम चार्ज किया उसका 10% आपको ले लेना है। नेक्स्ट चीज, अगर इन दोनों के अलावा कोई अदर केस है तो आपको देखना है, फर्स्ट ईयर है, अगर फर्स्ट ईयर है तो उस केस में 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड अगर सब्सिक्वेंट ईयर है तो जस्ट हाफ आपको कर लेना है, 12.5% ऑफ द प्रीमियम चार्ज विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। और इन तीनों के अलावा अगर कोई ऐसा पॉलिसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर हो रहा है, मतलब एट द एंड आपको कुछ भी पैसा मिलेगा नहीं, प्रीमियम भरते जाओ भूलते जाओ, अगर कुछ हो गया तो फिर आपको जो है आपकी फैमिली को वो कंपनसेशन देंगे, अगर कुछ भी नहीं हुआ, आप एकदम स्वस्थ रह गए, तो वो पैसा आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अगर सिर्फ रिस्क कवर हो रहा है उस केस में एंटायर प्रीमियम जितना चार्ज किया है वो पूरे अमाउंट पे GST आपको लगा दिया जाएगा, क्योंकि ये तो एक तरह का सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, चलो सर, समझा आपको ये? अब एक चीज जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना, यहां पर जो ये 10% दिया है, 25% दिया है, 12.5% दिया है, ये वैल्यू है, ये GST का रेट नहीं है, ये आपका वैल्यू आएगा। इस वैल्यू पे आपको GST का रेट अलग से लगाना रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ही डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये सारे वैल्यू दिए हुए हैं कि जितना प्रीमियम आपसे चार्ज किया, 10,000 रुपए चार्ज किए तो उसका 25% ले लो अगर फर्स्ट ईयर है तो, ठीक है, और सब्सिक्वेंट ईयर तो 12.5% आपको ले लेना है, वही आपका वैल्यू मान लिया जाएगा। क्लियर हुआ? चलो, अभी तक हमने रूल नंबर 32 के अंदर तीन सब रूल्स देखे हैं। पहला सब रूल 2 बात करता है मनी चेंजिंग सर्विसेज, सब रूल 3 बात करता है एयर ट्रैवल एजेंट वाला, और सब रूल 4 बात करता है आपका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। अब आ जाता है रूल नंबर 32 सब रूल 5, ये बात करता है वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स बाय अ डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। कोई ऐसा डीलर है जो सेकेंड हैंड गुड्स में ही डील करता है, उस केस में यहाँ पर जो है एक अलग मार्जिन स्कीम यहाँ पर लेकर गया है। ठीक है, अब ये मार्जिन स्कीम क्या बोलता है समझना, अगर कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स का सेल किया गया है, ठीक है, अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स खरीदे हैं और उनको आगे सप्लाई किए गए एज सच, या तो जैसा हमने खरीदा वैसा का वैसा ही आगे सप्लाई कर दिया, भैया मेरा काम ही है सेकेंड हैंड गुड्स खरीदता हूं और आगे सेकेंड हैंड गुड्स बेच देता हूं, तो अगर एज सच कर दिया है तो भी वैल्यू ऐसे डिटरमाइन होगा,
एंड नेक्स्ट, अगर मैंने कुछ माइनर प्रोसेसिंग किया है विच डू नॉट चेंज द नेचर ऑफ द गुड्स, जिससे नेचर ऑफ गुड्स चेंज नहीं हुआ है, और फिर मैंने अगर उसको सप्लाई किया है तो भी यही कवर होगा। एंड सेकंड चीज क्या बोला है, नो आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन परचेज ऑफ सच गुड्स। जब मैंने वो गुड्स खरीदा था उस टाइम पे मैंने कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं किया था, उस केस में आपको मार्जिन स्कीम का बेनिफिट मिलता है। और मार्जिन स्कीम क्या बोलता है कि आपका जो परचेज प्राइस था और जो सेलिंग प्राइस था उसका डिफरेंस अमाउंट पे ही आपको जीएसटी पे करना रहेगा। क्लियर है? तो अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर मैंने सेल किया है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट मैंने सेल किया है 10 लाख रुपीज में, तो इस केस में यही मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है, उसी पे मुझे जीएसटी पे करना रहता है। लेकिन मार्जिन स्कीम क्या बोलता है कि मान लीजिए मैंने कोई गाड़ी है, सेकंड हैंड कार मैंने खरीदा है 10 लाख रुपीज में, अब आगे चल करके मैं उसको 15 लाख रुपीज में आगे सेल कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैंने जब गाड़ी खरीदी वो थोड़ी खराब हो रही थी, मैंने उसको थोड़ा मैकेनिक वगैरह लगा करके उसको रिपेयरिंग कर दिया, कलर वगैरह नया कर दिया, माइनर प्रोसेसिंग करके मैं 15 लाख रुपीज में उस सेकंड हैंड कार को आगे सेल कर रहा हूँ। तो इस केस में मार्जिन स्कीम क्या बोलता है कि जो डिफरेंस अमाउंट है, परचेस प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, डिफरेंस कितना है सर, 5 लाख रुपए, तो ये 5 लाख रुपीज ही आपका वैल्यू माना जाएगा, और इस 5 लाख रुपीज पे ही आपको जीएसटी पे करना है, ना कि ट्रांजेक्शन वैल्यू पे। अब मैं सेल तो कर रहा हूं 15 लाख रुपीज में, सेल कर रहा हूं 15 लाख रुपीज पे, नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होता है उस पर जीएसटी लगता है, लेकिन यहां पर जो है एक बेनिफिट दिया है कि आपका मार्जिन तो 5 लाख रुपए ही है ना, आप तो सेकंड हैंड गुड्स में ही डील करते हो, 10 लाख में खरीदा, 5 लाख में, सॉरी 15 लाख में सेल किया, तो आपका वैल्यू कितना है, 5 लाख रुपीज, इस पे ही आपको जीएसटी यहाँ पर पे करना रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने जब वो गुड्स को खरीदा था तब आपने कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं किया था, अगर आईटीसी क्लेम किया है तो मार्जिन स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलो सर, अब नेक्स्ट चीज, अगर आपका जो सेलिंग प्राइस है इज लेस देन द परचेस प्राइस अगर है, तो उस केस में जो नेगेटिव वैल्यू आता है वो आपको इग्नोर करना रहेगा। मतलब समझो, मैंने कोई गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपीज में, पुरानी कार थी, 10 लाख रुपीज में खरीदी, अब मुझे लगा कि मैं आगे सेल करूंगा लेकिन वो बिक नहीं रही थी, तो बाद में चल करके मुझे 8 लाख रुपए में, 8 लाख रुपीज में उसको सेल करना पड़ा, तो मेरा परचेज प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो इस केस में क्या होगा, मेरा जो मार्जिन आएगा वो 2 लाख रुपीज माइनस में आएगा। तो जब आपका नेगेटिव वैल्यू अगर है, आपका लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट कभी पैसा देती नहीं है। हाँ, अगर आप पैसा कमाओगे, 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो जीएसटी लेने जरूर आ जाएंगे, लेकिन अगर आपका नुकसान हुआ है 2 लाख रुपए का, तो उस पर कोई भी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी। हाँ, वो एक चीज है कि वो आपसे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि आपका कुछ कमाई ही नहीं। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ परचेज वैल्यू। सो परचेज वैल्यू क्या लेना है, नॉर्मली जो प्राइस आपने पे किया है वही आपका परचेज वैल्यू होता है, लेकिन अगर आपने जो है रजिस्टर्ड पर्सन डेप्रिसिएशन क्लेम करता है अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है उस केस में जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगा ऑन द डेट ऑफ सप्लाई शैल बी कंसिडर्ड एज अ परचेज वैल्यू। तो उस केस में आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेना है, ना कि परचेज वैल्यू। मैंने परचेज किया था 8 लाख रुपए में, बट वो हर साल डेप्रिशिएट हो रहा है, तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो है वही आपको कंसिडर करना रहेगा, वही परचेज वैल्यू होगा, उसमें से आपको लेस करना है सेलिंग प्राइस, और फिर जो मार्जिन आएगा उस पर जीएसटी का पेमेंट करना रहेगा। क्लियर है? चलो सर, नेक्स्ट दिया हुआ है, जब भी कोई गुड्स रीपोजेस कर दिए जाते हैं फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर जो कि अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अब समझो, आजकल क्या हो गया सर, आजकल जो है ईएमआई का जमाना आ गया है, ईएमआई का जमाना है, तो लोग क्या करते हैं, जो चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो चीजें भी खरीद लेते हैं। ठीक है, कोई कार मुझे पसंद आ गई 15 लाख की, अब उतना पैसा है नहीं लेकिन ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए लोग खरीद लेते हैं। अब आगे चल के किसी व्यक्ति ने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में, तो क्या होगा, उसका जो भी गाड़ी है वो जो है यहाँ पर रीपोसेस कर दिया जाएगा। अब मान लेते जो डिफॉल्टिंग बोरोवर है अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में हमारा परचेस प्राइस क्या होगा, तो देखो परचेस प्राइस इन द हैंड्स ऑफ सच बोरोवर, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ बिटवीन द डेट ऑफ परचेस एंड द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच व्हीकल। तो आपको जो परचेज प्राइस था उसमें से आपको 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर जो है आपको लेस करना रहेगा। सर 5% क्यों कर रहे हैं, इसका लॉजिक मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में भी आपको समझाया था कि जीएसटी के अंदर कोई भी कैपिटल गुड्स का वैल्यू जो है, सॉरी यूजफुल लाइफ जो है वो यहाँ पर 5 ईयर्स माना जाता है, ठीक है, जिसको 60 मंथ्स बोलते हैं। तो 5 ईयर्स हम मानते हैं कि भैया एक प्रोडक्ट जो है 100% यहाँ पर उसका वैल्यू 5 साल रहेगा, काम आएगा। अब 1 ईयर के लिए कितना परसेंट होगा, 1 ईयर के केस में 20% हो जाएगा, और 1 क्वार्टर, एक क्वार्टर कितना, एक साल में कितने क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है, सो 1 पर क्वार्टर अगर आप देखोगे
वन क्वार्टर के केस में रेट कितना आ जाएगा 5%। तो गवर्नमेंट क्या मानती है कि भैया 5% जो वैल्यू है वो हर क्वार्टर में खर्च हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो जो भी आपका परचेज प्राइस है उसमें से 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर जो है वो आपको लेस करना है, फिर जो अमाउंट आता है वही आपका परचेज प्राइस माना जाएगा। क्लियर हुआ आपको? चलो सर, लास्ट आते हैं रूल नंबर 32 सब रूल 6, बात करता है रिडीमेबल वाउचर्स, कूपन हो गया, टोकन हो गया, स्टैम्प्स हो गए अदर देन पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है, तो कोई वाउचर्स वगैरह है। अब हमने टाइम ऑफ सप्लाई में इसके प्रोविजंस देखे थे कि अगर आपको कोई वाउचर्स दिया गया है तो देखो क्या सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो उस केस में जिस दिन वाउचर इशू किया गया वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, मुझे कुछ फूड कूपन्स वगैरह दिए गए और उससे मैं क्या खरीदूंगा मुझे पता नहीं है, तो उस केस में जब वो वाउचर्स को रिडीम करते हो वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा वाउचर्स कूपन्स वगैरह दिए गए हैं तो उसका जो रिडीमेबल वैल्यू होगा वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, उस वाउचर को आप रिडीम करते हो तो कितने वैल्यू की गुड्स आपको मिलते हैं वही आपका वैल्यू रहेगा। क्लियर हुआ क्या आपको? चलो सर, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 33। ये बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट। ठीक है, सो एजेंट कौन सा है मैंने आपको पहले भी बताया, अगर सोल एजेंट है तो रूल नंबर 28, आपका नॉर्मल एजेंट है तो रूल नंबर 29, और अगर आपका प्योर एजेंट है तो रूल नंबर 33 आपको लगाना रहेगा। अब सर ये प्योर एजेंट क्या होता है तो समझना, इसका डेफिनेशन देखते हैं। चार कंडीशन यहां पर दी हुई है। ठीक है, पहला, प्योर एजेंट मीन्स अ पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, मतलब उसका एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट रहता है विद द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई टू एक्ट एज अ प्योर एजेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इतना वफादार है कि वो उसी व्यक्ति के जो रेसिपिएंट है उसी के साथ जुड़ा हुआ है और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। दूसरा, वो कभी भी खुद से कोई भी गुड्स का टाइटल होल्ड नहीं करता है या खुद से कोई भी सर्विसेज नहीं दे रहा है। ठीक है, वो एक एजेंट है, मिलवाने का काम करता है वो। थर्ड कंडीशन बोला है, डू नॉट यूज हिज ओन इंटरेस्ट, सॉरी डज नॉट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट सच गुड्स और सर्विसेज सो प्रोक्योर। जो भी गुड्स उसने खरीदे हैं कभी वो खुद इस्तेमाल नहीं करता है, उसका काम क्या है, गुड्स वो पहले प्रिंसिपल से लेगा और आगे कस्टमर को सप्लाई करेंगे। ठीक है, और लास्ट कंडीशन क्या बोला है, रिसीव्स ओनली द एक्चुअल अमाउंट incurred for the incurred for procuring such goods or services in addition to the amount received for supply he provides on his own account। सो देखो, जो भी खर्चा उसने किया है वो एक्चुअल अमाउंट ही रिसीव करता है यहां पर। ठीक है, सो उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो भी एक्सपेंडिचर किया है तो उतना का उतना एक्चुअल अमाउंट ही उसको मिलेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है एक आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है रोली पोली करके, है ना। उसमें क्या है कि भैया एक एजेंट है जो काफी सारा जो भी हमारे कस्टम्स का पोर्ट रहता है वहां से गुड्स को क्लियर करवाने का काम करता है। अब वो प्योर एजेंट है, अब वो क्या करता है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काफी सारे जो चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस पे करता है, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह पे करता है। तो ये जो भी एक्सपेंडिचर उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे पैसा पे किया है वो पैसा आगे चल करके प्रिंसिपल उसको रीइंबर्स करेगा, और अगर वो एक्चुअल अमाउंट रीइंबर्स कर रहा है तो उस केस में वो एक्सपेंडिचर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर है? चलो सर, सो चार कंडीशन कौन कौन सी है एक बार फिर से फटाफट से बोलो। पहला, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, वो कभी भी खुद से टाइटल होल्ड नहीं करता है। ठीक है, गुड्स कभी भी उसके खुद के नहीं होंगे। थर्ड, वो कभी भी वो गुड्स को अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है, वो सिर्फ आगे सप्लाई करता है। और फोर्थ बोला है कि उसको जो भी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, जो भी खर्चा कर रहा है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसको एक्चुअल अमाउंट ही रिसीव होता है। ठीक है, चलो सर, सो अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होगी तो ही वो आपका प्योर एजेंट कहलाएगा। और प्योर एजेंट के केस में क्या बोला है, जो भी एक्सपेंडिचर या कॉस्ट इनकर करता है बाय अ सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई shall be excluded from the value of supply if all of the following conditions are satisfied। सो अगर कोई प्योर एजेंट ने कोई खर्चा किया है तो वो एक्सपेंडिचर जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड किया जाएगा अगर ये तीन कंडीशन जो है फुलफिल होती है। ठीक है, तीन कंडीशन कौन कौन सी है, पहला, सप्लायर जो है वो एक्ट करना चाहिए एज अ प्योर एजेंट of the recipient of supply when he makes the payment to the third party on authorization of such recipient। so थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है रेसिपिएंट के बिहाफ पे। सेकंड बोला है, द पेमेंट मेड बाय द प्योर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई हैज बीन सेपरेटली इंडिकेटेड इन द इनवॉइस इश्यूड बाय द प्योर एजेंट टू द रेसिपिएंट। तो जितना अमाउंट उसने आगे पे किया है, ठीक है, मान लीजिए पोर्ट अथॉरिटी को जितना पैसा पे किया है वो सेपरेटली इंडिकेट कर रहा है कि भैया आपके बिहाफ पे मैंने ये खर्चा किया है। एंड थर्ड कंडीशन बोला है, the supplier procures the pure agent the supplies procured by the pure agent from a third party as a pure agent of the recipient
ऑफ सप्लाई आर इन एडिशन टू द सर्विसेज ही सप्लाइज ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब वो खुद के अकाउंट पे जो सर्विसेज दे रहा है प्योर एजेंट की, उसके अलावा जो है वो ये सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो उस केस में जो भी खर्चा उसने किया है ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट वो यहां पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ आपको? चलो, सो ये एजेंट्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं हमारे। क्लियर है? चलिए सर, अब इससे रिलेटेड जो है हमारे को एक सर्कुलर दिया हुआ है। ये सर्कुलर बात करता है टैक्सेबिलिटी ऑफ एयरपोर्ट लेवीज कलेक्टेड बाय एयरलाइन एज प्योर एजेंट। अब समझो, जब भी हम पोर्ट वगैरह पे, सॉरी, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पर काफी सारी हमें सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, अब काफी आपको देखने को मिलेगा, एम्बियंस वगैरह होता है, काफी सारी सर्विसेज आपको देते हैं। लेकिन क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी आपसे कोई पैसा चार्ज कर रही है क्या? तो नहीं सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी अलग से आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करती डायरेक्टली। लेकिन वो क्या करती है, वो एयरलाइन कंपनी को बोलती है कि आप हमारे बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पर फीस होती है अलग अलग, जैसे आपका यूजर डेवलपमेंट फीस हो गया और एक पैसेंजर सर्विस फीस हो गया जिसको पीएसएफ बोलते हैं, है ना। तो ये जो है एयरलाइन कंपनी यहां पर चार्ज करती है। तो देखो तीन पार्टीज कौन सा हो गया, एक हो गया एयरपोर्ट, एक हो गया एयरलाइन, एयरलाइन कंपनी, अब चाहे वो मान लेते हैं इंडिगो है, ठीक है, और थर्ड हो गया आपका कस्टमर। तो यहां पर तीन पार्टीज होती है। अब ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्या बोला, ये एयरलाइन कंपनी को बोला कि आप जो है हमारे बिहाफ पे कस्टमर से ये यूजर डेवलपमेंट फीस और पैसेंजर सर्विस फीस कलेक्ट कीजिए। तो ये एयरलाइन कंपनी जो है जब भी पैसा चार्ज करती है, जो टिकट आप बुक करते हो उसमें ये दोनों चीजें देखने को मिलेगी, वो पैसा चार्ज करते हैं और आगे वो अमाउंट जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे देते हैं। क्लियर है? तो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो एयरलाइन कंपनी है ना वो एज अ प्योर एजेंट एक्ट कर रही है। वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करती है और जितना पैसा मिला है एक्चुअल अमाउंट जो है वो आगे पास ऑन कर देती है। तो यहां पर क्या है, जो एयरलाइन कंपनी वो प्योर एजेंट है एंड दस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एयरलाइन। सो एयरलाइन कंपनी का जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उसमें वो अमाउंट कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो यूजर डेवलपमेंट फीस हो गया या पैसेंजर सर्विस फीस है वो इनका वैल्यू का कभी भी पार्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट चीज, द एयरलाइन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन यूजर डेवलपमेंट फीस और पैसेंजर डेवलपमेंट फीस। तो एयरलाइन कभी भी जीएसटी पे नहीं करेगी, क्योंकि एयरलाइन कंपनी अगर रूल नंबर 33 प्योर एजेंट के कंडीशन सारी फुलफिल कर रही है तो उनको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। जो लाइसेंसी होगा, जो एयरपोर्ट ऑपरेटर है, वो यहाँ पर लाइबल होगा फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन यूजर डेवलपमेंट फीस एंड पैसेंजर सर्विस फीस। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, जो भी आईटीसी है, अब आपने पैसा पे किया है तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन ले सकता है, जो अल्टीमेटली कस्टमर है, जो कस्टमर है जिसने टिकट बुक किया है वो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर ले पाएगा, जो उसने पैसा पे किया है। समझा आपको? नेक्स्ट चीज, द कलेक्शन चार्जेस पेड बाय द एयरपोर्ट ऑपरेटर to airline are a consideration for services provided by the airline to the airport operator. An airline shall be liable to pay GST on the same under forward charge and ITC of the same shall be available to the airport operator. ठीक है, तो आप समझो, ये एयरलाइन कंपनी क्या बोलेगी, इंडिगो बोलेगा कि देखो यार आपके बिहाफ पे ये सारी चीजें मैं कलेक्ट करके आपको दे रहा हूँ, ये चार्जेस ये फीस वगैरह जो आप ले रहे हो ये कलेक्ट करके दे रहा हूँ, तो मैं आपको एक तरह का सर्विस दे रहा हूँ और ये सर्विस जो मैं दे रहा हूँ तो वो यहां पर जीएसटी के स्कोप में आएगा। और इस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो एयरलाइन कंपनी है वो ही यहां पर जीएसटी का पेमेंट करेगी। क्लियर है? तो ये सर्कुलर क्या बोला आपको समझाना कि यहां पर देखो हो क्या रहा है, जो भी यूजर डेवलपमेंट फीस या पैसेंजर सर्विस फीस कलेक्ट किया जाता है कस्टमर से, तो वो एयरलाइन कंपनी कलेक्ट करती है एंड देन आगे एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर एयरलाइन कंपनी एज अ प्योर एजेंट एक्ट कर रही है तो वो उनका वैल्यू ऑफ सर्विस का पार्ट नहीं माना जाएगा। और जो भी ये फीस वगैरह ली जाती है उस पर जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा, एयरपोर्ट ऑपरेटर यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट करेगा। ठीक है, और आईटीसी कौन ले सकता है, जो जिसने वो कॉस्ट एक्चुअल में बियर किया है, हमारा जो रेसिपिएंट है, कस्टमर है, वो यहाँ पर आईटीसी ले पाएगा। चलो सर, नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द रियल एस्टेट कंपनीज हो गया, मॉल हो गया, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हो गया एक्सेट्रा टू द लाइसेंसी और ऑक्यूपेंट्स। ठीक है, तो अब समझना, कई बार क्या होता है कि मॉल वगैरह बना हुआ है, ठीक है, कोई मॉल यहाँ पर बना हुआ है, उसमें अलग अलग शॉप्स हैं, ठीक है, ये शॉप्स बनी हुई है। अब मैं मान लीजिए इस मॉल का मालिक हूं, तो मैं ये क्या करूंगा, ये शॉप जो है मैंने किसी को रेंट पे दी है, तो यहाँ पर मैं दो सर्विसेज दे रहा हूं, मैं रेंटिंग का सर्विस भी दे रहा हूं और साथ में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी इंक्लूडेड अगर है तो उस केस में क्या होगा, ये एक तरह का कंपोजिट सप्लाई कहलाएगा। मतलब मैंने रेंट पे भी दिया है वो प्रीमाइसेस, या फिर सोच लो कि मैंने रेंट पे नहीं दिया, उस व्यक्ति ने शॉप खरीदी हुई है, तो मैं उस प्रीमाइसेस को मेंटेन कर रहा हूं, भैया उसका क्लीनिंग वगैरह करना, मेंटेनेंस वगैरह करना, वो सारी चीज मैं अगर कर रहा हूं
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेंटेनेंस भी हो रहा है और साथ में जो है इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई की जा रही है। सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज बंडल्ड विद रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस सर्विस, दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई के केस में आपका रेट कौन सा लगता है, प्रिंसिपल सप्लाई का। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर मेंटेनेंस ऑफ प्रीमाइसेस। और एंसिलरी सप्लाई क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई। ठीक है, तो इस केस में इवन दो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अलग से सेपरेटली बिल किया हुआ है तो भी ये आपका कंपोजिट सप्लाई का पार्ट माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली जीएसटी यहां पर लगाया जाएगा। लेकिन अगर समझो, अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं माना जाएगा, कब, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है बाय रियल एस्टेट ओनर्स के द्वारा या फिर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन हो गए या फिर रियल एस्टेट डेवलपर्स हो गए, वो अगर एज अ प्योर एजेंट एक्ट कर रहे हैं। मतलब समझो कोई सोसाइटी है, कोई सोसाइटी है जो अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं, जिन लोगों ने फ्लैट ले रखा है, उनसे जितना भी उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो पैसा कलेक्ट करती है और आगे जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पे कर देते हैं। और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एज अ प्योर एजेंट एक्ट कर रहे हैं, मतलब खुद से कोई भी अलग से चार्जेस नहीं ले रहे, जितना पैसा मिला उतना को उतना आगे पास ऑन कर दिया। तो अगर कोई ऐसा केस है जहां पर प्योर एजेंट एक्ट कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज फ्रॉम द ऑक्यूपेंट और लेसी ऑन एक्चुअल बेसिस, मतलब जितना खर्चा लगा है वही एक्चुअल में पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो उस केस में वो हमारा वैल्यू ऑफ सर्विस का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर है। तो दो सिनेरियोस क्या देखें, अगर कोई मॉल वगैरह है जहां पर रेंट पे भी दे रहे हो साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हो तो कंपोजिट सप्लाई है, और कंपोजिट सप्लाई के केस में जीएसटी लग जाएगा तो वो हमारे वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर कोई सोसाइटी वगैरह है, कोई रियल एस्टेट डेवलपर्स वगैरह है, वो एज ए प्योर एजेंट एक्ट कर रहे हैं और जितना एक्चुअल अमाउंट चार्ज कर रहे हैं वही आगे जो है डिपार्टमेंट को पे कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, तो उस केस में यहाँ पर वो हमारे वैल्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर हुआ आपको। चलिए सर, नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 34। ये बात करता है रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन इंडियन रुपीस। सो अगर आप कोई भी एक्सचेंज करा रहे हो टैक्सेबल गुड्स के केस में आपको रेट लेना है नोटिफाइड बाय सीबीआईसी, और टैक्सेबल सर्विसेज अगर है तो उस केस में रेट नोटिफाइड रेट एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको लेना रहेगा। और ये कब का लेंगे, ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये रेट आपको लेना है। एंड लास्ट यहाँ पर रूल नंबर 35 दिया हुआ है जो बात करता है कि अगर आपका जो वैल्यू है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो उसको एक्सक्लूसिव कैसे करना है। अभी बहुत बेसिक यहाँ पर मैथ्स दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी अमाउंट आपको दिया हुआ जो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, जैसे कि 128 रुपीज है, ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब इसको एक्सक्लूसिव कैसे करोगे, तो डिवाइड करो 100 प्लस कितना जीएसटी का रेट है, 28% जीएसटी का रेट है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो जीएसटी के रेट से। ठीक है, इसको जीएसटी के रेट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको यहाँ पर जो है टैक्स का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करना रहेगा। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। 12 पेजेस के अंदर हमने पूरे चैप्टर को समझा है, कवर किया है। अब समझो यहां पर हमने बेसिक रिवीजन कर लिया। ठीक है, अब कुछ चीजें विजुअलाइज करते हैं, पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना। 2-5 मिनट में आपका लूंगा लेकिन सारी चीजें जो है अच्छे से हम लोग रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो पहला देखो, पहला चैप्टर का नाम क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 बात करता है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वही हमारा वैल्यू मान लिया जाएगा अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं है एंड प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है। देन हमने सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 देखा, इसके अंदर जो है 15(2) के अंदर हमने काफी सारे इंक्लूजन देखे थे। अब उसके अंदर पहला क्लोज नंबर ए बात करता है एनी टैक्सेस पेड बाय द रेसिपिएंट अगर सेपरेटली चार्ज किया गया अदर देन जीएसटी के टैक्सेस। नेक्स्ट क्लोज नंबर बी देखा कि ऐसा कोई एक्सपेंस जो बॉन्ड किया गया रेसिपिएंट के द्वारा और लाइबिलिटी था सप्लायर का, ठीक है, तो वो भी ऐड होगा। नेक्स्ट क्लोज नंबर सी देखा कि कोई भी कमीशन या पैकिंग चार्जेस वगैरह लिए गए या कोई भी अमाउंट चार्ज किया सप्लायर ने फ्रॉम द रेसिपिएंट, तो वो भी आपको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्लोज नंबर डी बात करता है डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, वो भी इंक्लूड करना रहेगा। नेक्स्ट क्लोज नंबर ई बात करता है कोई भी सब्सिडी है जो डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है एक्सक्लूडिंग द सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये भी आपका वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमने सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3 देखा, इसके अंदर डिस्काउंट का एक्सक्लूजन था। वो चार्ट दिमाग में विजुअलाइज करो, अगर बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई अगर डिस्काउंट दिया है तो डिडक्शन मिल जाएगा अगर उसको सेपरेटली इनवॉइस में शो किया है डिस्काउंट को। नेक्स्ट अगर आफ्टर द सप्लाई डिस्काउंट दिया गया है तो देखो क्या एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता था क्या, और क्या उस डिस्काउंट को लिंक कर सकते हैं इनवॉइस से। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो डिस्काउंट एक्सक्लूड हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि रेसिपिएंट ने जो है प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दिया है। लेकिन अगर डिस्काउंट दिया गया आफ्टर द सप्लाई और ऐसा कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था उस केस में एक्सक्लूड यहां पर नहीं किया जाएगा। क्लियर है। तो ये हमने सेक्शन नंबर 15 देखा था। उसके बाद हमने वैल्यूएशन रूल्स पढ़े थे। अब सर रूल्स कैसे याद रखना है, तो देखो एक स्टोरी सुनाता हूं, पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना। मेरा बर्थडे जो है वो आता है 29 मार्च को, ठीक है, इस डेट को मेरा बर्थडे आता है
सो मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले 27 को मेरे फादर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि बेटा इस बार जो है मैंने सोचा कि सबसे पहले आकर के मैं तुझे गिफ्ट दे दूं, है ना। तो सबसे पहले मेरे को गिफ्ट दे दूं और सबसे पहले तुझे विश कर दूं। तो 27 तारीख को आकर के मुझे बर्थडे विश करते हैं, मुझे गिफ्ट देते हैं और साथ में कुछ पैसे भी देते हैं कि भैया ये ले पैसा और जाकर के पार्टी कर, मजा कर। तो इस केस में क्या हो रहा है, रूल नंबर 27 बात करता है कंसिडरेशन पार्टली इन मनी एंड पार्टली नॉट इन मनी, ठीक है। तो ये रूल नंबर 27 हो गया। अब मेरे पास पैसा आ गया, भैया पापा ने विश कर दिया। अब 28 तारीख को 28 तारीख को मैं क्या करता हूं, मेरे जितने भी रिलेटेड पर्सन है, जितने भी डिस्टिंक्ट पर्सन है, उन सबको बुला लेता हूं कि आ जाओ यार पार्टी करेंगे। तो आप एक दिन पहले ही आ जाओ बर्थडे के, ठीक है। लेकिन मेरा जो बिजनेस के कुछ एजेंट्स वगैरह है, उन एजेंट्स को मैंने मना किया कि आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आ जाओगे तो बिजनेस कौन संभालेगा। इसलिए अदर देन एजेंट्स, रूल नंबर 28 क्या बात करता है कि जब आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज का बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन अदर देन एजेंट्स, तो उस केस में हमारे को रूल नंबर 28 लगाना रहेगा। अब रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन आ गए। अब आया भैया बर्थडे का दिन 29 मार्च। बर्थडे के दिन मैंने क्या बोला कि एजेंट्स को बोला देखो यार आज के दिन बिजनेस बंद कर दो, तुम भी आ जाओ, आज सब लोग मिलकर के पार्टी वगैरह करेंगे। सो यहाँ पर जो है रूल नंबर 29 बात करता है जब वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन हमारा जब सप्लाई कर रहे हो थ्रू एन एजेंट, ठीक है। देन तारीख आती है 30 तारीख, बर्थडे हो गया, पार्टी वार्टी कर लिया। अब 30 तारीख आया। 30 तारीख को जब मैंने एस्टिमेट लगाया कि भैया मैंने कितना खर्चा किया पार्टी का, तो पता चले यार कि जितना मैंने एस्टिमेट मेरा जो बजट था ना उससे 10% ज्यादा हो गया, कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप हो गया, ठीक है। तो इस केस में रूल नंबर 30 लग जाएगा। एंड देन 31st को, अब मेरे को खर्चा जो है बजट से 10% ज्यादा हो गया, तो मैं 31st की डेट को थोड़ा दुखी था, परेशान था कि यार पैसा ज्यादा खर्चा हो गया। अब 31st को मेरे फादर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि यार क्या हुआ, तू इतना निराश होकर क्यों बैठा है। तो मैंने कहा यार जो जोश में ज्यादा खर्चा कर दिया पार्टी का। तो पापा बोलते कितना हुआ, कि 10% ज्यादा हो गया। तो बोले रीजनेबल ही तो है। तो 31 रूल नंबर बात करता है अदर रीजनेबल मीन्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब जैसे ही पापा ने मुझे बोला कि यार रीजनेबल खर्चा ही है, तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, मजे में आ गया। अब 31st डेट को आफ्टरनून में, रूल नंबर 31A, आफ्टरनून में मैं क्या करता हूं, लॉटरी खेलने जाता हूं, बैटिंग खेलने जाता हूं, गैम्बलिंग करता हूं और हॉर्स रेसिंग करता हूं। ये 4 चीजें मैं करता हूं, ठीक है। तो ये 4 चीजें मैंने की रूल नंबर 31A के अंदर। नेक्स्ट उसी 31st को जब मैं रात को बेड पे था, बेड पे सोते सोते, बेड टाइम पे, बी फॉर बेड, ठीक है। तो सोते सोते मैंने मोबाइल में कुछ ऑनलाइन मनी गेमिंग खेला, ठीक है। सो रूल नंबर 31B बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग। और उसके बाद आता है 31st की सी फॉर आपको ध्यान रखना है सपना, ठीक है। सो यहां पर ध्यान रखना सी फॉर सपने में। सो मैं जब 31st की रात को सो रहा था सपने में, तो सपने में मेरे को आता है कि मैं कसिनो में खेल रहा हूं, ठीक है। सो कसिनो वाला केस जो है आपका रूल नंबर 31C में कवर हो जाएगा। उसके बाद हमने रूल नंबर 32 देखा। रूल नंबर 32 के अंदर 5 सर्विसेज थी। अब पहला रूल नंबर 32 सब रूल 2 बात करता है ऑनलाइन सॉरी मनी चेंजिंग का सर्विस। उसके बाद 32(3) बात करता है जब आपने टिकट्स बुक किया है एयर ट्रैवल एजेंट के द्वारा। देन हमने रूल नंबर 32 सब रूल 4 देखा, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, एक चार्ट देखा था। उसके बाद रूल नंबर 32 सब रूल 5 बात करता है सेकंड हैंड गुड्स का जो डीलर है उसके बारे में। एंड देन रूल नंबर 32 सब रूल 6 बात करता है जब आपने कोई स्टैम्प हो गया या वाउचर्स वगैरह है, तो उस केस में जो रिडीमेबल वैल्यू होता है वही हमारा वैल्यू मान लिया जाता है। एंड उसके बाद जो है हमने रूल नंबर 33 देखा, ये बात करता है प्योर एजेंट का, ठीक है। सो प्योर एजेंट के केस में आपको जो भी खर्चा किया है एज ए प्योर एजेंट वो आपको एक्सक्लूड करना रहेगा। देन हमने रूल नंबर 34 देखा, जो वैल्यू कौन सा लेना रहेगा, रेट कौन सा लेना है ना। एंड रूल नंबर 35 जो है वो हमारा बात करता है कि अगर आपका वैल्यू जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो इसको एक्सक्लूड कैसे करना रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है हमने क्विकली पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया। ये स्टोरी अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कैसा लगा है वो आपका अनुभव जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं ताकि मैं इस तरह के और वीडियोस आपके लिए लेकर के आ सकूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।